मॉक टेस्ट जो कि मैंने आपको दिया था, ये है नवंबर 2020 मॉक टेस्ट है, बराबर। नवंबर 2020 का मॉक टेस्ट जो एग्जाम में आईसीआई ने दिया हुआ है बेसिकली, बराबर। तो आपने क्वेश्चन 2 के साथ चालू किया कि क्वेश्चन 1 के साथ चालू किया? क्वेश्चन 3 के साथ चालू किया। ओके, सो क्वेश्चन 3 पहले देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या था? क्वेश्चन 3 क्या था? ये क्वेश्चन 3 जिसके अंदर मेरे को Two companies name LX Limited and Bata Limited provide the following summary of the ledger balance as on 31st March 2020, right? क्या बनाना था इसमें? You are required to prepare the necessary accounting, close the books of Beta Limited. Okay, amalgamation का सम है। ओके, तो आपने amalgamation का सम पहले किया। वेरी गुड। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? 16 और भी वो 4 मार्क्स का वो भी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड, जो अपन ने डिस्कस किया था, याद है ना आपको? हाँ, पांचों पॉइंट याद है कि नहीं? वेरी नाइस। सो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया होगा, क्योंकि अमालगमेशन है, वो भी नेचर ऑफ परचेज है कि नेचर ऑफ मर्जर है? नेचर ऑफ मर्जर है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं दिया कि आपको लाइक योर नेट एसेट को इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन वाला सीन है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नेट सेट्स इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन, दैट नॉट मीन कि हमारा जो मेथड है वो नेचर ऑफ परचेज हो गया, नेचर ऑफ मर्जर हो गया, क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। हाँ, यस, तो नेचर ऑफ परचेज मेथड है, क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ है, यहाँ पर अपना इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन हुआ है, डाउटफुल डेट के लिए बनाया है, बराबर। तो आपने नेचर ऑफ परचेज मेथड से किया होगा, राइट? चलो, तो अब इसका आंसर क्या आया तुम्हारा, वो जरा बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे आगे चेक करना है कि नहीं। रियलाइजेशन का लॉस कितना है? पहले रियलाइजेशन का लॉस कितना है वो बताइए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस तो रियलाइजेशन का मेरे को इक्विटी शेयरहोल्डर को 151,000 दिया था। 151, 161, 1,61,000। अच्छा, इनका आया है 1,40,000 रियलाइजेशन का लॉस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। ओके, चलो देखते हैं और कोई हो सकता है आपने कुछ प्रेफरेंस शेयर का इधर ट्रांसफर कर दिया हो। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट टैली हो गया तुम्हारा? हाँ सर, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो गया था। कितना अकाउंट आया इक्विटी शेयर होल्डर का टोटल अमाउंट? 1176। 1176, ओके, मतलब ये बराबर हुआ है तुम्हारा। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा फिगर होगा जो फिगर आपने यहाँ की जगह कहीं दूसरी जगह डाल दिया होगा, इस वजह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आ गया। एक बार आपका आंसर भी निकाल लेता हूँ मैं, जरा आपने जो भेजा था ना मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, आपने पहले यही किया है ना सबसे पहले? सर एक्चुअली हाँ, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर नहीं टैली हुआ था। इक्विटी शेयर टैली नहीं हुआ? उसमें एक डिफरेंस आया था, 21,000 का डिफरेंस आ रहा था। ओके ओके ओके, तो फिर आपने टैली कैसे बोला फिर? नहीं सर, मैं इधर मेरे को उसका ही तो एक प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ सर, क्योंकि क्या है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो आपने भेजा है वो टैली नहीं हुआ है, और 11,76,000 एक साइड का आ रहा है और दूसरे साइड का टोटल टैली नहीं हुआ है। इसका रीजन आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही है जो रॉन्ग हो गया। ओके, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस जो प्रॉफिट जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 1,40,000 का, और तुम्हारा आया है 1,61,000 का तुम्हारा प्रॉफिट आया है। और उसके नीचे भी आपने ये क्या लिखा है, शेयर होल्डर 28,000 को क्या ट्रांसफर किया है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 28,000 जो उसका एक्सेस आया था। अच्छा, और ये 21,000 क्रेडिट साइड में क्या ट्रांसफर किया है? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कहाँ से आया? सर इसमें हम लोग क्वेश्चन बोला कि यू हैव टू प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो प्रोवाइड कराने का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द पेमेंट वी हैव टू गिव, इट इज जस्ट लाइक अ रियलाइजेशन फ्रॉम दैट अमाउंट। तो आपको कोई ऐसा नहीं कि उसका पेमेंट करना है, अगर आपको पेमेंट करना होता तो आप क्रेडिट साइड लिख सकते थे,
ओके यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि आपने जो मिस्टेक किया ना, वो क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का जो अमाउंट 7.5% कम करके दिया है, तो वो हाँ। हमारे पीसी के अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि आपने जब पीसी निकाला नेक्सस मेथड से स्टेप 1 के अंदर, हाँ स्टेप 1 बनाया ना आपने, हाँ सर वो स्टेप 1 के अंदर जो पीसी आया है तुम्हारा, उसके अंदर आप देखो अमाउंट आप कितनी लेके आए हो। 1484 तो इसका मतलब जो डेटर्स है, कहाँ गया डेटर्स, ट्रेड रिसीवर सर ट्रेड रिसीवल, कौन सा नंबर का है ये, टी 2,59,000 राइट। हाँ सर तो वो ट्रेड रिसीवल 259 आपका कैसे आया, ये जो 259 आया है तुम्हारा, वो कैसे आया है, वो एक्चुअली आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस प्रोविजन ही आया होगा। जो प्रोविजन डिडक्ट करना है अपन को 5%, 7.5%, उसके बाद ही तो आपका अमाउंट आया होगा, क्योंकि डेटर्स के अमाउंट कितना है, नॉर्मली ट्रेड रिसीवल के अमाउंट है हमारा 5,60,000 का राइट। हाँ सर और यहाँ पे लिया है, नहीं 560 तो वो सेलिंग कंपनी का है, परचेजिंग कंपनी का है, सेलिंग कंपनी का कितना है 2,80,000 बराबर। हाँ सर 2,80,000 का अमाउंट जो है उसमें आपने 7.5% कम किया और फिर 2,59,000 अमाउंट आपने लिखा है। हाँ सर तो इसका मतलब उसका प्रोविजन का इफेक्ट ऑलरेडी पीसी के अंदर आ चुका है। तो आपको ये जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है उसमें अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 21,000 का बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 21 ही है ना, अमाउंट कितना लिखा है। हाँ सर 21 हाँ, कभी भी ओवर राइटिंग अलाउ नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखो बेटा, क्योंकि हम क्या है जबरदस्ती ओवर राइटिंग करके ना तो वो 21 लग रहा है, ना वो 20 लग रहा है, ना ही वो कैंसिल लग रहा है। ओके आपको ऑप्शन है तो आपको गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको कैंसिल कर दो और बाजू में ही दोबारा लिख दो 21,000, ओके लेकिन ओवर राइट नहीं करने का, क्योंकि ओवर राइट करने से एग्जामर को क्लियरिटी नहीं आती है कि वो क्या है। हाँ सर बराबर। तो ये 21 आपका ठीक हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक ये 161 की जगह कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा 140 हो जाएगा हाँ राइट। और जैसे ये 140 होगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आप 140 लेके आइए तो एक बार हम लोग एक बार परचेज कैंसिलेशन भी डिस्कस कर सकते हैं क्या। हाँ, परचेज कैंसिलेशन दिखा दीजिए, आपका परचेज कैंसिलेशन कितना आया है। कर दिया सर, मेरे को तो एकदम से याद है कि क्या करना था, तो मेरे को इसको समझा दीजिएगा सर एक बार वापस से, so that I don't make a mistake again। ठीक है, देखो अभी परचेज कंसिडरेशन के लिए पहले अपन एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा समझेगा। ठीक है, पहले तो बैलेंस शीट दिया हुआ है उन्होंने, दोनों कंपनियों का बैलेंस शीट नहीं है बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है राइट, टोटल लगा के नहीं दिया है। तो आपको एक बार टोटल भी लगाना चाहिए कि बैलेंस शीट का टोटल टैली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो टोटल टैली होगा तो ही हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा, अगर बैलेंस शीट मांगी होगी तो राइट। सो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब हो गया असेट्स राइट, कैश तक हो गया असेट्स। इसका टोटल लगा के देखो कितना आता है, ए का भी लगाओ बी का भी लगाओ, ये एलेक्स है ये बीटा है, आप ए बी भी बोल सकते हो इनको शॉर्ट में। इनका टोटल जो है वो सेम आना चाहिए, 14 लाख, 7 लाख, then 5,60,000, then 1,40,000। कितना टोटल आया है, कितना आया टोटल 37,80,000 आया है एलेक्स का। ओके बीटा टोटल 1596, 15,96,000। ओके, और इनका जो नीचे का टोटल है वो भी सेम आ रहा है जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिटायरमेंट, ग्रेचुटी फंड एंड ट्रेड पेबल, सेम टोटल आ रहा है 37,80,000। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये जो बैलेंस शीट है ना उनको टैली करके देनी चाहिए, बट फिर भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम हॉल में जब हम बैठे हैं तो कहीं गलती से कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि इसका टोटल एग्जिस्टिंग ही टैली ना हो, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली करने जाएंगे तो कहाँ से टैली हो जाएगी।
सब्जेक्ट टू बैलेंस शीट मांगी हो। अगर इसने बैलेंस शीट नहीं मांगी है तो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, Yes, sir. ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड लिखा हुआ है, तो ये रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड जो है आपने क्या माना है, इसको लाइबिलिटीज माना कि आपने इसको रिजर्व माना? ये liability माना। यस, बिकॉज ये ग्रेचुटी फंड का अमाउंट हो सकता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, सो इनडायरेक्टली अपन को देना पड़ेगा, सो इट्स अ लाइबिलिटीज, ठीक है। वो भी प्रेफरेंस लाइबिलिटीज है, अगर कभी लिक्विडेशन होता है तो इसको पहले देना चाहिए, बराबर। ओके, बीटा लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एलेक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो इसका मतलब बीटा लिमिटेड जो है वो सेलिंग कंपनियां होगी हाँ सर। और एलेक्स लिमिटेड जो है वो परचेजिंग कंपनियां हो गई, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एलेक्स लिमिटेड। अब आपको याद रहना चाहिए कि पीसी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एनीथिंग गिवन टू द शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी। तो शेयर होल्डर इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज इक्विटी शेयर। Yes, sir. याद है अपने कल डिस्कस किया था कि जो भी पेमेंट हमने शेयर होल्डर को दिया है वो सारा का सारा पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन माना जाता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया तो डेफिनेटली ये पीसी का पार्ट है। हाँ सर। अब इनको 10% एक्स्ट्रा दिया है, तो अमाउंट कितना है प्रेफरेंस शेयर का जो इनको देना है, 2,80,000 का, राइट। हाँ सर। अब 2,80,000 में 10% एक्स्ट्रा दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना किया, 3,08,000। 3,08,000। कैसे निकाला, 2,80,000 प्लस 10%, तो इसका ये मतलब 8,000 shares at 110 rupees ना? एक्चुअली कैसा है, इसको 10% प्रीमियम पे देना है, मतलब हमको 10% एक्स्ट्रा देना है। अब हमारे शेयर कैसे इशू किए हैं वो उसने बोला है, कुछ क्लियर नहीं बोला है कि हमारे शेयर कैसे इशू किए हैं, तो हमारे शेयर हमने एट पार इशू किए होंगे ऐसा मानेंगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको 3,08,000 ओवरऑल देना है। अब वो 3,08,000, हाँ जी, मैंने इसमें 28,000 shares at rupees 110 ले लिया सर, preference shares। एक्चुअली कैसा है कि आप उसको शेयर इशू प्रीमियम पे कर रहे हो, कैसा कहाँ लिखा हुआ है बताइए मेरे को। ओके। यहाँ पे अगर इशू प्रीमियम पे होता तो आपको ये जो दिखाना है वो ऐसे दिखाते कि 28,000 नंबर ऑफ शेयर जो है वो सेम है, या 28,000 नहीं होंगे, 100 का एक है, हाँ सर। तो 2800 नंबर ऑफ शेयर सेम है, और उसका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस या बोल सकते हो इशू प्राइस, वो जो है 110 का है। लेकिन इशू करना हो 10% प्रीमियम पे, तो यहाँ पे तो पेड किया है 10% प्रीमियम पे, और हमारे शेयर कैसे इशू करना है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा एट पार इशू किए। ओके। ओके, सो हाल फिलहाल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पीसी का अमाउंट 3,08,000 आएगा, जो कि 2,80,000 में 10% एक्स्ट्रा दे दिया है। ओके। ओके, सेकेंड पार्ट, गुडविल ऑफ बीटा लिमिटेड इज वैल्यूड एट 1,40,000, बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4,20,000 एंड द मशीनरी आर 4,48,000। So these are the revaluation, वो स्टेप 1 में आ जाएंगे हमारे। हाँ सर। तो आई होप कि आपने स्टेप 1 में यही अमाउंट लिखी है, हाँ सही। ठीक है। नाउ सी, इन्वेंटरी टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएट 7.5%। अगेन दिस इज ऑल वैल्यूएशन, सो रिवैल्यूएशन में हम 10% कम करके दिखा देंगे और नेट एसेट्स के अंदर ये भी इंक्लूड कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, डी, equity shareholder of Beta Limited will be issued equity share of Alex Limited at the rate of 5% premium. तो इसमें नहीं गलती की स्टार्टिंग में। तो अच्छा। मैंने क्या किया, मैंने जो टोटल शेयर्स हैं बीटा लिमिटेड के, वो मैंने ले लिए, तो मैंने 840 को 5% प्रीमियम पे दे दिया था। ओके, फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि वो नहीं करना था। फिर मेरे को याद है कि नेक्स्ट इसको नेगेटिव के जो होता है उससे करना है। अभी कैसा है देखो, यहाँ तो अभी नक्की हुआ नहीं है नेक्स्ट के टोटल पे करना है कि कैसे करना है। यहाँ पे तो अभी इतना लिखा हुआ है कि ये जो बी और सी एडजस्टमेंट था, हाँ सर। वो तो अपना रिवैल्यूएशन के लिए था असेट्स लायबिलिटीज का, हाँ सर। और डी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बीटा लिमिटेड यानी कि सेलिंग कंपनी जो है विल बी issued equity share of Alex Limited at the rate of 5% प्रीमियम। माने हमको उनको जो शेयर इशू करने हैं वो 5% प्रीमियम पे इशू करने हैं। तो आप जो पूछ रहे थे ना प्रीमियम पे इशू करने वाली बात, तो यहाँ पे उसने क्लियर बोल दिया कि हमारे शेयर जो होंगे उनको 5% प्रीमियम पे इशू करने पड़ेंगे।
आर यू अंडरस्टूड? तो इसका मतलब कितना अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए? अमाउंट का कुछ नहीं पता है, उसने बोला नहीं है कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर देने हैं। अब अगर उसने यहां बोला होता कि दे हैव टू गिवन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, जैसे कि बीटा लिमिटेड के पहले से शेयर कितने हैं 8,40,000 में 10 रुपीज ईच है, तो 84,000 के नंबर ऑफ शेयर है उसके। अगर उसने बोला होता कि ही विल इशू सेम नंबर ऑफ शेयर, तो हम 84,000 का नंबर ऑफ शेयर लेके मल्टीप्लाई बाय जो 5% प्रीमियम के साथ अमाउंट होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते। बट नंबर ऑफ शेयर का उसने बताया ही नहीं है कि कितने शेयर देने हैं। उसने तो ये बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो देने वाले हैं वो नई कंपनी के शेयर इशू करेंगे, लेकिन 10.5 पे इशू करेंगे, बट कितने शेयर वो नहीं पता। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको नक्की करना है कि हमारा जो मेथड ऑफ पीसी होगा वो कौन सा होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया होता कि नंबर ऑफ शेयर भी इतने देने वाले हैं, तो हमारे लिए पूरा पेमेंट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर का भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हो गया। लेकिन ऐसा उसने नहीं लिखा है कि कितना देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना देना है वो दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं दिया है। तो इसके लिए जब अमाउंट ना बताए कि कितना देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो या तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो करना चाहिए जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में, और लास्ट में कुछ ना बचे तो नेट एसेट्स मेथड ही हमारा बेस्ट होता है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ शेयर बताया ही नहीं है। तो जो भी पीसी कमी पड़ेगी, यानी नेट एसेट्स जो होगा वही हमारा इक्विवेलेंट टू पीसी होगा। तो अब आपने नेट एसेट्स जो इसमें निकाला होगा, तो आप क्या करो, नेट एसेट्स का जो टोटल तुम्हारा आया है उसको ही तुम टोटल पीसी लिख दो। कितना आया नेट एसेट्स का टोटल तुम्हारा? सॉरी 14,84,000। तो अब आपको ये समझना है कि मेरा पीसी भी 14,84,000 ही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दिया होगा, तो 3,08,000 माइनस कर दीजिए और बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया होगा। कितना आता है? 11,76,000 अमाउंट आता है, और नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो 11,76,000 डिवाइड बाय 10.5, तो कितने नंबर ऑफ शेयर आते हैं? 11,200। अच्छा, 1,12,000 बराबर। सो इनडायरेक्टली 1,12,000 हमको शेयर इशू करने हैं पीसी के बदले टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेसिकली कैसा है, जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं स्टेप 1 to 5, उन स्टेप्स को जैसे ही तुम एनालाइज करोगे और समझोगे, तो फिर आपके सामने इसका जो सॉल्यूशन है वो आना चालू होगा। क्योंकि क्या है, उसके अंदर हमने क्लियर लिखा था कि जो मेथड है पीसी का, वो नॉर्मली हम लोगों को बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि ये वाला मेथड फॉलो करो, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेथड फॉलो होगा। नेट पेमेंट मेथड फॉलो होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो होगा या फिर नेट सेस मेथड फॉलो होगा। ओके, सो यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो हुआ बताइए जरा। एक्सीलेंट। सो नेट एसेट्स मेथड के हिसाब से हमने यहाँ पर पीसी निकालना है, तो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों सेम हो गया, तो स्टेप 3 डिफरेंस में क्या आएगा? नेट। क्योंकि इसमें इस बार गुडविल का कैलकुलेशन खुद नहीं दे दिया बेचारे ने, तो अब स्टेप 3 में गुडविल अलग से निकलेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन हमने खुद नहीं दे दिया। तो उसने इंटीमेशन दिया है कि नेट एसेट्स और पीसी इस बार सेम आने वाला है, क्योंकि हमारी नेट एसेट्स के अंदर हमने गुडविल भी ले रखा है 1,40,000 का। देखो, तो इसका मतलब गुडविल का कैलकुलेशन ऑलरेडी स्टेप 1 में हो चुका है, क्योंकि उसने डायरेक्टली दे दिया था। इसके लिए यस, इसलिए नेट एसेट्स मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल का कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं, और हमारा गुडविल उसने पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया है। और दूसरा इंटीमेशन ये मिला हमको कि यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट देना है, ये लिखा नहीं है, खाली ये लिखा है कि उसके शेयर इशू करना है वो 10.5 पे करना है। ओके, परफेक्ट। पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो लेजर में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाना था। हाँ, तो मैंने वही बनाया है। वेरी गुड। नाउ यस, एक्चुअली न्यू कंपनी का भी अकाउंट बना दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू कंपनी जो है एलेक्सा, उसका हमने पेमेंट दिया है, इसके लिए उसका अकाउंट वो टैली हो, मतलब अपन डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि इसको इतना पीसी हमने डिस्चार्ज कर दिया।
तो न्यू कंपनी का अकाउंट भी बना देना चाहिए एलेक्स लिमिटेड का, जिसमें क्या करो, एलेक्स लिमिटेड ने पहले हमने जो अपना उसको पीसी जो उससे ड्यू बनाया वो पीसी को दिखा दो उसके यहाँ लाइब्रेरी साइट में, और फिर पीसी को रिसीव कर लो, उसको दिखा दो डेबिट साइट में, अकाउंट खत्म हो गया। बराबर है? तो ऐसे करके अकाउंट खत्म कर देंगे, उसमें दिखा सकते हैं। देन सो द acquisition entry in the books of Alex Limited. Okay, they want acquisition entry also. So you had passed the entry also. Step 5 ना सर? हाँ, in the step 5 में, step 5 के अंदर entry किया आपने? हाँ, step 5 किया सर। अच्छा। तो उसमें तो एक गलती की होगी मैंने, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो एंड में दिखाते मैंने उसको 2,80,000 दिखाया नॉर्मल, और मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया है। अच्छा। मेरा एक थोड़ा गलत हो गया होगा। अच्छा। अब मैं उसको फिक्स कर दूंगा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपने जनरल एंट्री जो है वो बराबर से पास कर दी हैं, और एंट्री के बाद में आपने बैलेंस शीट भी बनाई है, राइट? टैली भी हो गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली भी हो गई। तो आपने फिर वो इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट टैली नहीं हुआ तो आपने कोई टेंशन नहीं किया? तो मेरे को हुआ तो मैंने बोला कि अभी टेंशन नहीं करता, बाकी सारे पहले सब खत्म करता हूं। वेरी गुड। सो ये जो है इनडायरेक्टली आपकी बैलेंस शीट जो है उससे पहले आपने एंट्री भी पास कर रखी है, एंट्री भी बराबर पास की है आपने। इसको शेयर कहाँ इशू किया आपने? तो किसको? ये जो है ना अपने पीसी के बदले शेयर कहाँ इशू किए हैं? तो नीचे लास्ट एंट्री। अच्छा एक सेकंड है। और लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी फीस। बैलेंस शीट एज ऑन बना दिया। एंट्री कहाँ गई? हाँ राइट 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 राइट, ये रहा लिक्विडेटर ऑफ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 11,20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,80,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,80,000 और इक्विटी शेयर प्रीमियम आया 84,000। वो कैसे आया शेयर प्रीमियम? 1,12,000 इंटू 5.5, हाँ सर 1,12,000 इंटू 0.5 प्लस मैंने वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 28,000 भी ले लिया। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक करिए, आपको 56 ही आना चाहिए। ये शेयर प्रीमियम 56 ही आएगा। हाँ, अभी आपने जरा मेरे को पता चला सर। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर 100%? 100%। वेरी गुड। सो दिस इज बिकम इसका अमाउंट और बैलेंस शीट का तुम्हारा टोटल टैली हो ही गया है। बैलेंस शीट का टोटल कितना आया है? 55,44,000। ओके, इनका भी देख लेते हैं, इनका कितना आया है? इनका थोड़ा डिफरेंट आया होगा। अच्छा, 55,00,000 इनका आया है टोटल 55,65,000। सेम तो है? मेरा 55,44,000 है। अच्छा, आपका 44 है। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे डिफरेंस बन गया? हाँ हाँ राइट राइट। तो वो डाउटफुल डेट के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, बाकी का सब बराबर है, बराबर, ठीक है। सो ये आपका आप देखो अमालगमेशन का था, बड़ा ही डिफिकल्ट लोग बोलते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो चीज़ है, आप जो छोटी छोटी मिस्टेक कर दी है वो दोबारा मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कि शेयर प्रीमियम की एक मिस्टेक हो गई आपसे, बराबर, बाकी का तो सब आपने बराबर कर दिया है। एक वो आरडीडी की मिस्टेक हो गई, उन दोनों को आगे के लिए ठीक रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पज यही होता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें जो मिस्टेक है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्वेश्चन 4A पे आ जाइए जरा, केवल 1 इसका सेकंड पार्ट नहीं लिखा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द अमालगमेशन। हाँ तो वो तो कर दिया था। डिफरेंस कहाँ लिखा है? मैंने देखा नहीं वो। तो पीछे ही है, नोट्स अकाउंट के जस्ट पीछे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नोट्स अकाउंट के बाद नोट्स अकाउंट बनाए ना आपने, वेरी नाइस। हाँ। क्योंकि ये सब वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से पूरे वैसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। यस, मिला। डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर, बराबर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है आपने, और ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, क्योंकि इसका वेटेज 4 मार्क्स का था, तो आपको आराम से 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 5 पॉइंट लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपने 4 ही लिखे मेरे ख्याल से। 4 पॉइंट लिखे सर। 4 ही लिखे ना, कोई नहीं, आगे से ट्राई करो कि 5 बताए तो 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 4A किया है आपने, राइट? हाँ। चलो 4A पे आ जाते हैं।
4A है, किस चीज का क्वेश्चन है 4A? बैंकिंग। ओके, क्या है बैंकिंग में? यू आर रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट द कैपिटल फंड इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल एंड फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट्स। परफेक्ट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। टीयर 1 टीयर 2 निकालो और फंड रिस्क एडजस्टेड एसेट्स निकालो। कितना आया? तो मेरे को आया है टीयर 1 1145 1145 बराबर, और टीयर 2 25। टीयर 2 25, क्योंकि टीयर 2 में खाली रेवोल्यूशन आता है, उसमें भी अपन को 55% का डिस्काउंट देना होता है, राइट? ओके, मैंने वो नहीं दिया सर। अच्छा, 55% का डिस्काउंट नहीं दिया है, नहीं सर। वो भी देना चाहिए। चलो कोई नहीं, इनका आंसर देखते हैं एक बार इनका क्या आया है। क्वेश्चन 4A, यस, 55% डिस्काउंट अगला नहीं दिया, इन्होंने दिया है 55% का डिस्काउंट। तो आपका 1145 आया है टीयर 1, हाँ सर। वो आंसर बराबर है तुम्हारा, वेरी गुड। और ये आया है सेकंड वाला 11.25, क्योंकि 55% डिस्काउंट और देना था, वो डिस्काउंट और दे देंगे तो 11.25 हो जाएगा, ओके। बराबर। अच्छा, अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आप मार्क्स अगर अलॉट करना चाहो आपके लिए, तो वो 16 में से आप उसमें 10 अलॉट कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपकी 2 मिस्टेक हुई है उस चक्कर में कैलकुलेशन का वो कुछ भी मार्क्स काट सकता है। तो मैं एकदम मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 16 में से 10 ले लीजिए। और ये जो सेकंड टीयर 1 टीयर 2 वाला है, इसके अंदर आपने रिस्क एडजस्टेड रेशो भी निकाला है। हाँ सर। कितना आया रिस्क एडजस्टेड रेशो? सर रिस्क एडजस्टेड एसेट्स का मेरे को 9525। 9525, इनका 9581 है। मैं एक जगह पे कहीं पे तो रॉन्ग ले लिया होगा सर। आपने बैलेंस विद अदर बैंक का कितना परसेंट लिया है? तो बैलेंस विद अदर बैंक 20% दिया है। हाँ बराबर है, ये तो 20%। तो इसमें 20% लगाया आपने, वो बराबर है बैलेंस विद अदर बैंक। और क्लेम ऑन बैंक के कितना परसेंट लगाया? क्लेम ऑन बैंक पे 20 बराबर है, वो भी बराबर है। तो एक बार मेरे को आप इसका और बताइए, लीज एसेट्स पे कितना लगाया? लीज एसेट्स पे 100 लगाया ना, और गारंटीड वाले तो 0 लगाए होंगे, राइट? गवर्नमेंट वाले 0। गारंटीड बाय PSU 0। ओके, तो फिर आपका मिस्टेक कहाँ हो गया? अमाउंट बताओ मेरे को डिटेल में। फ्री, हाँ बैलेंस विद बैंक 3, हाँ कैश विद RBI 0, हाँ क्लेम ऑन बैंक 10.5, अदर इन्वेस्टमेंट 14। अदर इन्वेस्टमेंट कितना? 14। अदर इन्वेस्टमेंट 70 है इसमें, 70। तो मैंने 20% दिया है। क्यों अदर इन्वेस्टमेंट पे 20% क्यों लिया है? मुझे 20% लगता है। खाली जो बैलेंस विद बैंक होता है उस पर 20% लगता है, ओके। ये 100% होगा। तो फॉर्म हो गया अभी का। फिर बाकी क्या अमाउंट बोलते जाओ फटाफट। 0, guaranteed by government PSU of 0, others 9365, with premise furniture and fixtures 19.5, lease assets 40। बराबर, और आप टोटल लगाओगे तो ये आएगा 6581। 951 सर। हाँ 951, सॉरी 9581 टोटल आएगा, ठीक है। तो आपका एक ए रॉन्ग हो गया, ये वाला जो परसेंट आपने लगाया रॉन्ग, राइट। आपको बताया था जबकि कि जो गारंटीड बाय गवर्नमेंट है और बैलेंस विद RBI है उस पर 0% है, बैलेंस विद बैंक का जो है उस पर 20% और उसके अलावा सब पे 100% होता है। ऐसा मैंने एक जनरल लॉजिक आपको बताया था, याद है आपको? हाँ सर। हाँ, तो वो हिसाब से हमको फॉलो होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं अभी। तो ये जो पार्ट आया वो मतलब रूल क्या है कि बैलेंस विद बैंक है, बैलेंस विद बैंक उस पर 20% लगेगा, लेकिन कैश और कैश विद RBI और गारंटीड बाय गवर्नमेंट तो उस पे 0% लगेगा। ओके। और इसके अलावा जितने भी हैं हाँ सर। उन सब पे 100%, सीधा 100%।
तो हम लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स नहीं लेते ना इसमें? क्या क्या? हम इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स नहीं कंसिडर करेंगे ना? नहीं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम को अलग से दिखा देते हैं लास्ट में, ओके। क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब होता है वो नीचे दिए हुए हैं, सॉरी नीचे दिए हुए हैं, मतलब फुटनोट में दिए हुए हैं। हाँ सर। बराबर। ये कितने मार्क्स का था? तो ये था आई थिंक 5 मार्क्स, ये दोनों मिला के टीयर 1 और टीयर 2 प्लस ये मिला के नहीं, ये 8 मार्क्स का था, 8 का, 8 मार्क्स का था। हाँ 8 का था। इसमें आपकी 2 मिस्टेक होंगी, आप इसमें 6 मार्क्स ले लीजिए आपके लिए, ओके। ठीक है? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन 2 का 4 का बी किया। हाँ सर। वेरी गुड। बी क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। हाँ सर। सो एनबीएफसी मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी। समय को आ गया उसमें 960। वेरी गुड। कितना आया है? उसने क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट ओन फंड ऑफ दिस एनबीएफसी एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शन। तो इसका मतलब आपने सिस्टमैटिक रूल फॉलो किया, हाँ सर। बराबर ना? सिस्टमैटिक का रूल अलग होता है, नॉन सिस्टमैटिक का अलग होता है, हाँ सर। बराबर। चलिए, तो पहले आपका आंसर देखते हैं, आपका आंसर कितना आया है? बी था नहीं? हाँ सर। इसमें आपने परसेंट का कॉलम नहीं बनाया? नहीं सर। अच्छा, इसमें परसेंटेज डाउटफुल डेट नहीं मांगा है ना? क्या मांगा है उसने? सर इसमें हम लोग को नेट ओन फंड मांगे हैं। अच्छा, ओन फंड ही मांगे हैं, तो ओन फंड तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया होगा, परसेंट का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना है ओन फंड तुम्हारा? 960। 960। हाँ 960। परफेक्ट, एकदम बराबर है। वेरी नाइस। इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले लीजिए, ये है 4 मार्क्स का, तो 4 में से 4 ले लीजिए आप पूरे, हाँ सर। क्योंकि ये आपका 100% राइट है, राइट? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये किसका है? आई थिंक रीकम। फॉलोइंग आर वाज द समराइज बैलेंस शीट of Bhumi Limited as on 31st March 2020. Give necessary general entities consist that the buyback, okay, buyback authority has the article company to necessary resolve passed by the company of this among the security premium may utilize for the maximum extent allowed by law. तो ये बायबैक का क्वेश्चन है, यस सर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बराबर? यस सर। तो इसमें क्या करना, क्या किया आपने? हो गया आपको? आ गया बराबर? हाँ सर। बायबैक का रूल क्या होता है? तो पहले तो वो 10% से ज्यादा होना चाहिए ऑफ योर शेयर कैपिटल। वेरी गुड। फिर आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व आफ्टर इशूइंग शुड बी नहीं, इट शुड बी 25% ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। देन आपका डेटर्स, your debt should not be more than 2 times your share capital plus reserve after issuing of buyback, after buyback, sorry. एक्सलेंट एक्सलेंट। बट ये जो आप रूल बता रहे हो वो जब करना है जब हमको मैक्सिमम बायबैक निकालना हो, तो क्या क्वेश्चन में मैक्सिमम बायबैक निकालना है हमको? तो फिर हमको रूल का क्या करने का? जब वो क्वेश्चन में बोल दिया कि हमको इतना बायबैक करना है, तो उसने रूल मूल सब फॉलो कर लिए होंगे, इसलिए हमको बोला कि इतना बायबैक कर सकते हैं, अदरवाइज हमको बोलता ही नहीं वो, बराबर? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि इज इट पॉसिबल टू बायबैक दैट मच शेयर, जितना वो बायबैक करना चाहते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हो, मेंशन किया हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इतना हमको रूल याद रखना है। हालांकि आपको रूल याद होने चाहिए डेफिनेटली, हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये टेस्ट है। तो वो रूल के अकॉर्डिंग इसने मांगा नहीं, क्योंकि उसने क्या मांगा है लास्ट में मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। On 1st April 2020, the company redeemed all its preference share at a premium of 10%. सारे प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिए, and bought back 25% of equity share at 20 per share in order to make cash available. The company sold all investment for 25,000 lakhs and raised bank loan amounting 60,000 lakhs on the security of the company plants.
Give the necessary journal entries considering that the buyback is authorized by the article of company and necessary resolution is passed by the company. For this, the amount of security premium may be utilized to maximize extension allowed by the law. खाली सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में उसने बोला है, बराबर? So नहीं, एक्चुअली नॉट ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको सारी एंट्रीज दिखानी भी है। हाँ, एंट्री भी दिखानी है, बट उसने जो रूल मांगा है वो नहीं मांगा है जो अपन बताने चाह रहे हैं आप, बराबर? हाँ सर। और साथ में इसमें लिखा तो है एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी फॉर दिस, मतलब उन्होंने वो बोला है ना कि जो भी रेजोल्यूशन पास होना होगा, कंडीशन होनी होगी, वो सब उन्होंने कर दी है फुलफिल। हमको दिमाग नहीं लगाना, बोले आप तो खाली काम करो। ये वाला इजी था, ये तो आ गया मुझे सर। राइट। तो इसका आंसर जो है वो एक बार देख लेते हैं, क्या आया है तुम्हारा आंसर जनरल एंट्री में। सबसे पहले तो वो बताइए मेरे को, जिससे क्लियरिटी हो जाएगा कि आपने CRR कितना बनाया। सर मैंने 36,000 बनाया। 36,000, परफेक्ट, एक्सेलेंट। और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना किया? सर 22,000 नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर का 16,000 कैपिटल था, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक 16,000 था और इक्विटी शेयर होल्डर को 32,000 दिया। माने इक्विटी शेयर होल्डर को 32,000 दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22,000 दिया, ऐसे टोटल मिलके 54,000 का पेमेंट आपने किया है। या रुपीज इन लैक्स। तो मैं 32,000 का पे किया, 32,000 शेयर होल्डर को। यस, इक्विटी शेयर होल्डर को 32 पे किया है। हाँ सर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 पे किया है, राइट? हाँ सर। बराबर, एक्सीलेंट। इसमें भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 8 मार्क्स का है, 8 में से 8 दे दीजिए आप। हालांकि 8 मार्क्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, जैसे जहां जहां आपका स्टेप बराबर है उसके हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होते जाएंगे, लेकिन आपका सारा राइट है, प्लस आपने नरेशन भी लिखा है। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, मैं भूल गया। तो फिर नरेशन नहीं लिखा है तो आप 1 मार्क्स आपका कम कर दीजिए, इसमें 7 ही दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि नरेशन के मार्क्स होते हैं। भले आप बीइंग लिख के आ जाओ, छोटा सा बीइंग, बायबैक मेड, और मतलब 1 सेकंड में लिख सकते हो, वो लिख दो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो जनरल एंट्री मांगी है उसने, जनरल एंट्री ना मांगी हो तो अपने 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 वर्किंग नोट की तरह बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर जनरल एंट्री मांगी गई है तो हमको एनी हाउ नरेशन लिखना मैंडेटरी है। सब्जेक्ट टू वो बोल दे कि एक्सक्लूडिंग नरेशन, अगर वो खुद लिख दे कि नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया? 5 में क्या है? फर्स्ट 5A के अंदर 2 पार्ट हैं। तो एक तो पहला वाला वो तो हमारा ये है कंसोलिडेशन का, और फिर सेकंड पार्ट तो हमारा वो है रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो रिकंस्ट्रक्शन मेरा थोड़ा मैं गड़बड़ किया है। ये 6 मार्क्स के हैं दोनों। हाँ सर। ठीक है, पहले अपन ये देखते हैं, क्योंकि ये जो CFS वाला है वो 6 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आई थिंक हो सकता है बोनस मार्क्स मिल गए हों। हेमंत लिमिटेड परचेज, अच्छा आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ सर। क्या मांगा है उसने? स्टेप 1 2 3 में कुछ मांगा है कि क्या किया है? उसने हम लोग को पहले बोला स्टेप 1 में वो ढूंढो, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट ढूंढो। प्री एक्विजिशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट ढूंढो। प्री एक्विजिशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाँ मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो क्या है। ओके। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो क्या है, और फिर उन्होंने गुडविल पूछा है कि गुडविल कितना आएगा। ओके, गुडविल कैपिटल। इसका मतलब स्टेप 1 जो है वो उन्होंने 2 बार मांगा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग और मे बी कंसोलिडेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेप 1 में ही ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन का कर दिया है। अच्छा, चलेगा। एक्चुअली क्या है, इन द स्टेप 1 में ही हमको बनाना होता है, लेकिन स्टेप 1 में आपने ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब प्री वाला पार्ट हो गया। हाँ, और आफ्टर हो गया 3+4। आफ्टर वाला हो गया वो 3+4 दोनों मिलके हो गया। हाँ सर। तो इस इनडायरेक्टली स्टेप 1 के अंदर ही हमारा आंसर दोनों निकल जाएंगे। बहुत अच्छा, आपने दोनों तरीके से कर लिया, एक ही स्टेप में आपने काम चला दिया, बहुत अच्छा रहा। बाकी स्टेप 2 में आपने खाली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, स्टेप 2 का A, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मेरा एक डाउट है, हमने हम लोग बोला है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का हमने P&L दे दिया 90,000।
और उनने हमें बोला कि ओवर द ईयर उसको 30,000 का पीएल प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड। एक सेकंड ना, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जिससे क्या है वो आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। हाँ सर। हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर 2,10,000। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 2,10,000। हाँ सर। COC हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA। The issued capital Power Limited on 1st January 2019 was 1,50,000 and the balance in the profit and loss account was 90,000। तो जब हमने लिया 1 जनवरी को, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट कितना था? 90,000 का, और शेयर कैपिटल था 1,50,000 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 पावर लिमिटेड, यानी कि अभी अपन ईयर एंड में आ गए, राइट? लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड एट द ईयर एंड डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड 22,500। अभी डिविडेंड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट दिया है कि आउट ऑफ पोस्ट प्रॉफिट दिया है? आई पोस्ट है, क्योंकि इसने क्लियर बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर पहले 30,000 कमाया, उसके बाद में 20,500 डिविडेंड बांटा। इट मींस इट इज गिवन आफ्टर डिविडेंड डिक्लेयर्ड, आफ्टर अर्निंग। पोस्ट वाले में तो माइनस हो जाएगा। यस, सो इट इज गिवन आउट ऑफ पोस्ट प्रॉफिट ओनली। ऐसा हमको अज्यूम करना है, कुछ ना बोले, क्योंकि ये जो डिविडेंड है दैट इज गिवन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अब वो दिसंबर एंडेड दिया है तो वो प्रीवियस ईयर के लिए एंडेड के लिए नहीं दिया है, इस साल के एंडेड के लिए दिया है। सो इट्स अ करंट ईयर डिविडेंड, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो ये जो हम लोग 3,500 करेंगे पोस्ट, हाँ, ये और कहाँ पे जाएगा फिर? इफेक्ट कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है बेटा, अगर हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते तो हमको इसका इफेक्ट सोचना ज्यादा पड़ता, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आपने आउट ऑफ पोस्ट प्रॉफिट दिया है ना, तो इनडायरेक्टली डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आउट ऑफ प्री प्रॉफिट दिया होता तो उतना हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाता। वेरी नाइस। लेकिन प्री जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो कंसोलिडेट हम बना ही दे रहे हैं, क्योंकि उसने पेरेंट कंपनी का तो दिया ही नहीं है ना, होल्डिंग कंपनी का कहाँ दिया है हमको बैलेंस शीट प्री एंड एल अकाउंट। तो उसके लिए होल्डिंग कंपनी का तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। खाली हम अपना जो दिया हुआ है उसके हिसाब से खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर सकते हैं, अगर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता तो। और वो भी कितना? हमारा हिस्सा, पूरा का पूरा नहीं, हमारा हिस्सा जितना होगा 80% का, 80% ऑफ 22,500। बराबर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2019 and on 31 December 2019. Also compute the goodwill capital at the date of the acquisition. Okay, at the date of acquisition ही goodwill capital मांगा है, तो एक्चुअल में goodwill capital at the acquisition ही डेट निकाला जाता है, क्योंकि वो प्री होता है। बराबर कि नहीं? Yes sir. तो अब आपको एनालिसिस ऑफ नेटवर्क जब आप कर रहे होंगे स्टेप 1, उसके अंदर आपने पहले देखा प्री पोस्ट, और खाली शेयर कैपिटल अकेला लिखा होगा प्री में 1,50,000, और प्रॉफिट लॉस की जब बारी आई होगी तब 90,000 तो प्री है ही प्रॉफिट जो पहले से है। और करंट ईयर में 30 कमाया, उसमें से 22,500 बांट दिया, तो बचा कितना करंट ईयर का प्रॉफिट? 7,500। यस, तो पोस्ट प्रॉफिट 7,500 हो गया। तो प्री का टोटल लगाया वो हो गया 2,40,000 और पोस्ट का टोटल 7,500। दोनों का टोटल लगाया तो हो गया 2,47,500। बराबर? Yes, sir. और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ये जो अपना अमाउंट आया 247,500, इसको हम बांट देंगे होल्डिंग और एनसीआई या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो भी बोलना चाहो, राइट? हमारा 80% है तो 80% हमारा हो जाएगा, 247,500 का 80%। तो आपने वो चार्ट बना दिया होगा, चार्ट बनाया कि नहीं? हाँ सर, मैं वो बनाया ना पूरा हमारा होल्डिंग माइनॉरिटी का सब कुछ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी एनसीआई में आपका पूरा एनसीआई 247,500 का हो जाएगा 20%। हाँ सर। कितना आता है? 49,500। ये आया पूरा एनसीआई, राइट? हाँ सर। और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एनसीआई कितना हो जाएगा? 2,40,000 का 20%। हाँ सर, 48,000। 48,000, परफेक्ट। अब गुडविल कैपिटल कैसे निकाली जाएगी? तो गुडविल के लिए हमको क्या करना है, और कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का है? 2,10,000। 2,10,000। उसमें से प्री एक्विजिशन नेटवर्थ माइनस हो जाएगा
जो कि हमने ऊपर निकाला है 80% ऑफ 2,40,000। हाँ सर 192 तो हमारा गुडविल आ जाएगा 18,000। वेरी नाइस, लेट्स चेक द आंसर। गुडविल आया 18,000, एकदम बराबर है। और आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 48,000 एंड आफ्टर दिस 49,500। 49,500 आया आपका आफ्टर दिस। हाँ सर 49,500 आया ना? हाँ सर यस। सो इसमें भी आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले लीजिए बेटा, 6 आउट ऑफ 6 पूरे में से पूरे देगा। प्लस आप ऐसे अगर डायग्राम में प्रेजेंटेशन बना के दोगे तो एग्जामर खुश हो जाएगा। हाँ सर वेरी नाइस। नाउ सेकंड पार्ट जो था वो क्या था? नेट एसेट्स वो सब करना है, कैपिटल मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ द शेयर ऑफ क्यून लिमिटेड। ये भी तो एक्विजिशन का आ गया, आप तो रिकंस्ट्रक्शन हाँ। बोल रहे थे। सर नेक्स्ट है इसके बाद वाला। अच्छा, पहले 6 मार्क्स के दोनों हैं, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हाँ सर वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन, ये किसका है? सेकंड नंबर जो आया है ये भी कंसोलिडेशन का ही है। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। यस सर। अच्छा, एक बार जरा रीड करो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है पहले तो हम लोग को हाँ, तो इट इज किंग लिमिटेड एक्वायर 70%। हाँ जी। 70% of equity shares of Queen Limited as on 31st March 2020 at a cost of rupees 140 lakh. Okay, so everything in lakhs given. Yes sir. Okay. The following information is available from the balance sheet of Queen Limited as on 31st March 2020. PPE, investment, current assets, loans and advances, 15% debentures, current liability. The following evaluations have been agreed upon, not included in the above figures. Property, plant and equipment up by 20%, investment down by 10%. Queen Limited declared and paid dividend at 20% on its equity shares as on 31st March 2020. Face value rupees 10 per share. King Limited purchased the shares of Queen Limited at rupees 20 per share. तो ये तो डिविडेंड प्री एक्विजिशन हो जाएगा। यस, बिकॉज यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट आर सेम, और उस दिन हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 31 मार्च के दिन। तो इसका मतलब वो डिविडेंड जो है इनको भी मिला है, किंग लिमिटेड को, और किंग लिमिटेड को डिविडेंड उसी दिन मिल गया जिस दिन एक्विजिशन किया, तो वो तो पुराना प्रॉफिट हुआ ना यार। यस सर। सो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा ना। उसने मांगा क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ क्यून लिमिटेड। माने खाली स्टेप 2 का ए पार्ट मांगा है। हाँ। बराबर, लेकिन हमने तो पहले वो सब काम करना है, स्टेप 1 बनाना है, राइट? हाँ सर, किया मैंने वो सब। वेरी नाइस। तो अब स्टेप 1 बनाने के लिए आपके पास से शेयर कैपिटल वगैरह कहाँ से आया? शेयर कैपिटल वगैरह दिया ही नहीं है इसने। सर नहीं, पर मैंने नेट एसेट से कर दिया ना वो। हाँ, एक्सीलेंट। क्योंकि अगर अपने पास शेयर कैपिटल नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अमालगमेशन में जैसे हम करते हैं नेट एसेट्स, वो भी तो नेटवर्थ ही होता है ना। एग्जैक्टली। तो वही सिस्टम से नेटवर्थ बना दो, उसमें कहते कहते सब कुछ प्री है। यहाँ पर सब कुछ डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही हो रहा है। हाँ सर। तो सब कुछ प्री है, तो आपको ये दिमाग लगाने नहीं है कि ये नेट एसेट्स में कौन सा पार्ट प्री होगा, कौन सा पार्ट पोस्ट होगा, सब कुछ ही प्री है। हाँ सर। बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन आर सेम। वेरी गुड। सो नाउ यहाँ पर आपने इवैल्यूएशन करके नेट एसेट्स निकाल दिया। उस नेट एसेट्स को ही हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ। उसके आपने दो हिस्से बना दिए होंगे, 70% होल्डिंग एंड 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बराबर। यस सर। और 70% जो होल्डिंग है उसको प्री और पोस्ट में नहीं बांटने की जरूरत है, क्योंकि इस बार सब कुछ प्री है। यस सर। अगर बांटना चाहो तो बांट भी दो, बट वैसे नॉर्मली सब कुछ प्री है। हाँ सर। सो ऐसे करके हमने प्री दिखा दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने गुडविल निकाला होगा। स्टेप 2 में जाके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना? तो मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 140 लिया। वेरी गुड। फिर मैंने उसको बाद में कोई एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरे को इसमें से ये भी माइनस करना है डिविडेंड। वेरी नाइस। डिविडेंड कितना माइनस किया? 14। हाँ, अब वो डिविडेंड कैसे निकाला वो मेरे को कैलकुलेशन बताइए जरा। सर तो हमने जो शेयर्स लिए सर, बराबर, हमने 140 लिया
140 लिया और वो भी एक शेयर का भाव 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से लिया उसने, बोला है परचेज ऑफ द शेयर ऑफ क्यून लिमिटेड एट 20 रुपीज पर यूनिट पर शेयर। हाँ सर, तो वैसे 7 लाख शेयर हो गए सर। अब 7 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर, तो इनटू फेयर वैल्यू दैट इज ₹10, ओके इनटू 20%। 20% ना 30 क्यों? 20 ओके इनटू 20%, तो 14 हो गया। 14 एक्सीलेंट। और 14 माइनस करके नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया हमारा 126। हाँ और उसमें से प्री एक्विजिशन नेटवर्क कितना आया था तुम्हारा? सर 277 लाख आया था, उसमें से हमारा हिस्सा 70% 193.9। 193.9। कैपिटल रिजर्व आया 67.9 लाख। 67 लाख। परफेक्ट। सो कैपिटल 67.9 लाख आया, एक बार चेक कर लेते हैं जरा सेम है कि नहीं। यस, कैपिटल 67.9 लाख। मजा आ गया। तो मतलब होल्डिंग कंपनी की आपने एकदम धज्जियां उड़ा दी और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दोनों में मिलने वाले हैं। 6 12 मार्क्स पक्के हो गए। मतलब हमारा जो कल का रिवीजन रहा बहुत इफेक्टिव रहा। हाँ, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो क्लियर रहे तो फिर एग्जाम में फटाफट कर पाते हैं। और ये एग्जाम ही इनडायरेक्टली ऐसा मानो, क्योंकि मॉक टेस्ट नवंबर 2020 का जो अभी इंस्टीट्यूट ने डाला है वही मॉक टेस्ट आपको दिया है। बराबर, चलिए ठीक है। सो नाउ ये भी बराबर हो गया। अब क्वेश्चन 5 का बी जो आप बता रहे थे रिकंस्ट्रक्शन का आया हुआ है, राइट? यस सर। 8 मार्क्स का है। जनरल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। पास जनरल एंट्री गिवन इफेक्ट द अबव। ये मैंने आई थिंक थोड़ा गलत कर दिया है एक पॉइंट। क्यों? जनरल एंट्री तो पास ही करनी है। जनरल एंट्री पास करना मतलब अपना 10 मिनट का काम भी नहीं है। तो नहीं, मैं एक जगह पे थोड़ी इश्यू हो गई है। अच्छा। तो पहली की एंट्री आप तो ठीक है, थोड़ी वो एक जगह पे जहाँ पे वो ट्रेड पेबल को पे ऑफ करना है वो मेरा रॉन्ग हो गया है। चलो कोई नहीं, एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर दो जिससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन क्या है। रीड करो जरा। The summarized balance sheet of as on 31st March 2019. ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है हमको। बैलेंस शीट के खाली आइटम रीड कर लीजिए, अमाउंट छोड़ देना। 20,000 equity shares or ₹100 each fully paid. Unsecured loans, 15% debentures, interest payable thereon. Okay. Current liabilities, trade payables for income tax. Property, plant and equipment, current inventories, trade receipts, bank, profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरलाइन कर लेना आपको कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है वो डेबिट बैलेंस दिया है, जिससे ये समझ जाएगा कि कंपनी की हालत खराब हो चुकी है। हाँ सर। बराबर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 11,60,000 जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल बैलेंस शीट है। एग्जैक्ट। बराबर, ठीक है, आगे। It was decided to reconstruct the company for which necessary resolution and sanctions were obtained from the appropriate authority. Accordingly, it was decided that each shares be subdivided into 10 fully paid up equity shares of rupees. ये देखो, ये जो सब डिवाइड होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमने कम कर दिया है। हाँ सर। इसका मतलब खाली क्या है कि हमारे जो शेयर 100 का एक है उसको हमने भी 10 का एक बना दिया। 10 का। तो हमको एंट्री तो पास करनी पड़ेगी इसकी। याद है शायद हमने जब क्लास में किया था तब ऐसा डिस्कशन भी किया था और ऐसा सम भी किया था हमने, जहां पर हमने 100 रुपए के शेयर को 10 में कन्वर्ट किया और मे भी 10 रुपए के शेयर को 100 में कन्वर्ट किया। हाँ सर, वो तो सर मैंने किया, ये एंट्री मेरी सही है। क्या एंट्री पास की इसकी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 shares at ₹100 to equity share capital account debit 2 lakh shares at ₹10. एक्सीलेंट, एकदम बराबर है। वेरी नाइस, नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला है, आफ्टर सब डिविजन each shareholder shall surrender to the company 50% of its holding for the purpose of reissue to debenture holders and trade payables as necessary. परफेक्ट। याद है शेयर सरेंडर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया था? हाँ सर, तो मैंने इसमें एंट्री पास की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर 10 लाख। एक्सीलेंट, मतलब हाल फिलहाल के लिए हमको खाली उसको शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर देना है। हाँ। अभी हमको प्रॉफिट नहीं मानना है कि हमारा मुनाफा हो गया। अभी उन लोगों ने जो शेयर सरेंडर किए 50%, उन शेयर को हम किसी और को जब देंगे, जब उनको देंगे तो हमने उनके बदले कुछ दिया तो है नहीं, हमको ये शेयर फ्री में मिल गए। क्योंकि शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे जो शेयर हैं वो वेस्टेज ना हो। हमने अपने शेयर को रख के रखा और कोई हमसे पेमेंट लेने आया, उसको हमने वो शेयर पकड़ा दिए फ्री में। हाँ सर। बराबर ना? जैसे एग्जांपल आपको याद हो तो हमने डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन टाइम पे ऐसा सिस्टम बना दिया तो पुराने नोट ही चलेंगे, लेकिन पुराने नोट को जो है आपको 50% हमको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। बिकॉज जब पोजीशन खराब हो गई, सपोज ऐसा कुछ हो गया, ऐसा करके केस बना दिया जाए
तो उस केस में हाँ, मेरे सर। नए नोट छपने का जो खर्चा है वो बंद बच जाएगा। हाँ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दूसरा था, उसको ब्लैक मनी को खत्म करना था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला गया। बट क्वेश्चन इतना ही है कि शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि शेयर को हम जो कैपिटल है उसको हम नए शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं कैपिटल को वापस ले लेते हैं 50%, और 50% से हम उनको किसी और को पे करेंगे, और अगर किसी को पे नहीं कर पाए तो उनको फाड़ के फेंक देंगे। हाँ, बराबर। तो इसकी एंट्री आपने एकदम बराबर की कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। जो शेयर सरेंडर में पैसे पड़े हैं वो हम कभी बाद में यूज करेंगे, अगर बाद में कहीं ऑप्शन नहीं मिला तो हम उनको कैपिटल रिडक्शन में या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। वेरी नाइस। थर्ड केस, आपने नोट्स पढ़ते टाइम पे शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था? क्या सर? जब आप मैंने नोट्स पढ़वाए थे, जब आपको नोट्स बनवाए ना 80% पार्ट कॉमन के नोट्स बनवाते हैं आपको जो, तो नोट्स पढ़ते टाइम पर आपने शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था? हाँ सर, एक क्वेश्चन था उसके ऊपर शेयर सरेंडर वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थर्ड पार्ट। So out of shares surrendered, 20,000 shares were rupees 10 each. So be converted into 10% preference shares was rupees 10 each. वेरी नाइस। बताइए। So share surrendered account debit to 10% preference share capital. एक्सीलेंट, क्योंकि शेयर सरेंडर अभी थोड़े कम हो गए, उसके बदले हमने 10% प्रेफरेंस शेयर नए अकाउंट खड़े कर लिए। अब वो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन बने अभी नहीं पता हमको, लेकिन हमने अभी 10% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लिए। हाँ सर। बराबर, वेरी नाइस। एएनटी बराबर किया आपने। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वेरी नाइस। नेक्स्ट। So next is the claims of debenture holder shall be reduced by 50%. In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference shares of rupees 2 lakh, which are converted out of share surrender. एक्सीलेंट। ये 2 लाख ऊपर कन्वर्ट किए थे वो उनको दे दिए। हाँ सर। अब इसका भी आप एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये सेम का सेम मॉड्यूल का समय जो अपन ने क्लास में किया था ना, वही समय आप अगर ध्यान से देखो तो जो अपने क्लास में आपने इवन फेयर बुक में भी आपका यही सम हो रहा है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में एक ही सम दिया है शेयर स्टैंडर्ड के ऊपर। हाँ, I know. बराबर, तो वही क्वेश्चन उठा के दे दिया सेम का सेम। तो आप मेरे को बताइए इस केस में क्या होगा? तो पहले तो हम लोग डिबेंचर होल्डर लिखेंगे और डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर, नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिबेंचर होल्डर। क्यों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हो? क्या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो क्या आप? नहीं सर। तो फिर डेबिट क्यों कर रहे हो उनको? प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करना मतलब उनको रिडीम कर देना। हमने तो इशू कर दिया शेयर। हम लोग राइट ऑफ करेंगे 50% को। वेरी नाइस। तो पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 50% डिवेंचर को राइट ऑफ करना है, तो 50% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। हाँ सर। और वो भी डिवेंचर होल्डर का राइट है। एक मिनट, डिवेंचर होल्डर का राइट है कि डिवेंचर है, दोनों में फर्क है। द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर लिखा है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर को जो भी देना है, तो डिवेंचर होल्डर को दो चीज देनी है। एक 6 लाख का उनको कैपिटल देना है, उनका लोन देना है, और 90,000 उनका कैपिटल देना है। 90,000 का उनका इंटरेस्ट देना है, सॉरी। यस सर। तो इसका मतलब 6,90,000 इज द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर। यस सर। अब 6,90,000 का अगर डिवेंचर होल्डर का क्लेम है तो उसका 50% कितना होता है? 3,45,000। 3,45,000 से हमको डिवेंचर को डेबिट करना है, तो हम बोल सकते हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,45,000। तो मैंने लिखा है 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 3,45,000। वेरी नाइस, एकदम बराबर किया आपने। एक्चुअल में डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर अगर पहले कर चुके होते हम तो डिवेंचर होल्डर डेबिट कर देते, लेकिन आपने अगर पहले डिवेंचर होल्डर में अकाउंट नहीं बनाया है डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करने का, तो आप डायरेक्टली 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 45,000 का, टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि हमको जो प्रेफरेंस शेयर इशू करने थे वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अभी हमको प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री पास नहीं करनी है, अभी तो हमको सारा ये फायदा हो गया, 3,45,000 का पूरा फायदा हो गया। सो टू कैपिटल रिडक्शन हमारा 345 आ जाएगा। हाँ सर। और प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की कोई एंट्री पास नहीं करनी है। अंडरस्टूड? यस। ओके। क्यों नहीं पास करनी है प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की एंट्री? क्योंकि बस हमने उनको दिया है वो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो पहले इशू हो चुके हैं, अब उनकी एंट्री क्या पास करना? अब तो शेयर होल्डर का नाम चढ़ाना है तो वो चढ़ा देंगे, भैया तेरे नाम है।
क्योंकि शेयर तो पहले ही इशू हो चुके हैं ना, जैसे ही हमने शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा वैसे ही वो शेयर इशू हो गए। ओके ओके ओके, बराबर। हाँ सर। सो अब हमारा ट्रेड पेबल सॉरी ये जो एंट्री है वो इस पूरे ट्रांजेक्शन की एक ही एंट्री होगी, दैट इज डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, या फिर आपने अगर डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर नहीं किया है तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 3,45,000 एंड 3,45,000। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। The trade payables claims shall be reduced by 25%. The remaining trade payables are to be settled by the issue of equity shares of ₹10 each out of shares surrendered. वेरी नाइस। इसका क्या किया? सर मैंने इसमें ये गलती कर दी है, मैंने इधर आंसर लिखा है ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्चुअली कैसा है, टू कैपिटल रिडक्शन लिखना है और कितनी अमाउंट लिखी? इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही नहीं, वो बाद में आएगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपने अगर ये जो किया है वो किया तो कितनी अमाउंट लिखी है आपने इसमें? सर कैपिटल रिडक्शन में 26,000 लिखा है, मतलब 25%। व्हाई? क्योंकि हम लोग उसका राइट ऑफ 25% कर रहे हैं ना। लेकिन बदले का जो 75% है उसके बदले भी तो हम उसको ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमको फ्री में मिली है, क्योंकि शेयर सरेंडर तो हमको फ्री में मिले थे। ओके, शेयर सरेंडर तो हमको फ्री में मिले थे ना बेटा। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब शेयर सरेंडर जो हैं वो हमारे पास फ्री में आए हुए हैं, हमको अभी जो भी हमारे ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं, चाहे तो वो छोड़ के जा रहे हैं, वैसे बोल दिए चलो कोई बात नहीं हम 25% छोड़ दिए, और बचे हुए के लिए भी वो लोग ऐसी चीज ले रहे हैं जो हमारे पास फ्री की पड़ी है। ओके, तो एंट्री होनी चाहिए इसकी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरी की पूरी अमाउंट कितनी है? तो क्यों पूरी की पूरी अमाउंट क्यों सर? क्योंकि 25% तो वो बोले छोड़ दें हम वैसे ही, हाँ सर। और जो बचे हुए 75% है उनको भी हम वो चीज दे रहे हैं जो कि हमको फ्री में मिली थी। शेयर सरेंडर हमको फ्री में मिले थे, शेयर होल्डर से बोला था तुमको हमको शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे 50%, याद है कि नहीं? देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट, सेकंड नंबर। तो हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे थे? ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू शेयर सरेंडर। एक्चुअली शेयर सरेंडर को खत्म क्यों करें? क्योंकि शेयर सरेंडर जो है वो पहले से ही क्रेडिट है यार, उसको तुम क्यों क्रेडिट वापस कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं अभी क्या करना है, पहले आप सुनो ध्यान से। आपको पहले क्या करना है, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरी अमाउंट बताओ मेरे को, ट्रेड पेबल की फुल अमाउंट कितने की है? किसकी? ट्रेड पेबल की पूरी अमाउंट कितनी है? 1,04,000। 1,04,000। ये हमने पहले एक एंट्री पास कर दी। हाँ सर। अब इसके बाद उनको जो इक्विटी शेयर इशू की उसकी एक और एंट्री पास होगी। ओके, वो होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके 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 ओके। क्योंकि शेयर सरेंडर तो पहले से ही क्रेडिट पड़े हुए हैं यार, अब उनको वापस क्रेडिट कर देंगे तो और क्रेडिट हो जाएंगे वो तो, क्योंकि सबसे पहले जब एंट्री आपने पास की थी, जब शेयर सरेंडर किए गए थे उस टाइम एंट्री क्या पास की थी आपने, याद है कि नहीं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। यस सर। तो शेयर सरेंडर तो पहले से ही हमारे पास पड़े हुए हैं, अब उनको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ता है। ओके, तो अब 1,04,000 का 75% कितना होता है? तो 78,000। 78,000। इसका मतलब हमने क्या किया कि जो ट्रेड पेबल हैं उनको पूरा खत्म कर दिया, उसके बदले उनको शेयर इशू किए, वो ऐसे शेयर इशू किए जो हमको फ्री में मिले थे। यस सर। तो इसका मतलब ट्रेड पेबल का पूरा प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिडक्शन में चला गया 1,04,000, और हमने जो शेयर सस्पेंस अकाउंट में से, शेयर सरेंडर अकाउंट में से जो शेयर इशू किए उनकी एक अलग से एंट्री पास कर दी कि शेयर सरेंडर जो किए थे बंदर ने वो हमने वापस से रीइशू कर दिए, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो वापस से पिक्चर में आ गए, वो खत्म नहीं हुए, वो वापस पिक्चर में आ चुके हैं अभी। ओके ओके। लेकिन वो शेयर होल्डर जो है वो बदल चुके हैं, अभी शेयर होल्डर कौन हो चुके हैं? ट्रेड पेबल हो चुके हैं। ओके, पहले शेयर होल्डर कोई और था। ओके, यस सर। वेरी गुड। नाउ आता है, इसके से रॉन्ग हो गया मेरा साउंड से थोड़ा। तो इसमें आपने गड़बड़ कर दिया।
हाँ सर। इसमें आपने 25% लिया और 75% जो है आपने शेयर सेंडर में वापस डाल दिया। हाँ सर, फिर मैंने उसके बाद में शेयर कैपिटल इशू भी किया, शेयर सरेंडर टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। वो आपने वापस से एंटी पास की जो भी आपने पास की है 78,000 की। मैंने वो पास की थी सर, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 78,000। वेरी नाइस। तो फिर गड़बड़ कहाँ की? सर मैंने गड़बड़ ये कि मैंने 25% कैपिटल रिडक्शन डाल दिया और मेरे को पता नहीं 75% का करूँ क्या, तो मैंने उसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल डाल दिया सर। मतलब हमने क्या करना है, पूरा का पूरा फायदा हो गया हमारे, क्योंकि शेयर सेंडर में से कुछ भी दिया है ना वो हमारा फायदा है। ओके ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने खाली एक टीपी का जो अपना ट्रेड पेबल का है वो गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, लास्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ। वो तो नो प्रॉब्लम है, एंटी डायरेक्ट क्या कर दी होगी आपने? तो वो तो हमने कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल कर दिया। कैपिटल एक्शन टू पीएनएल, वेरी नाइस। फिर शेयर सरेंडर के जो शेयर बचे वो सब कैंसिल करने हैं। अच्छा, शेयर सरेंडर एंड नॉट रीइश्यूड शेल बी कैंसिल, परफेक्ट। तो शेयर सरेंडर में हमने एक तो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए थे 2 लाख के, हाँ सर। और एक हमने 78,000 के ट्रेड पेबल को इशू कर दिए। हाँ सर। तो 2,78,000 का हटा के जो बचे वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर देनी है? वो हम लोग को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इट विल बी शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। एक्सीलेंट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट बता दीजिए कितनी आएगी? सर मैंने तो लिया हुआ है 722। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अभी कितनी अमाउंट आएगी बताओ जरा। अपना पूरा कैपिटल कितने का था? 10 लाख। 20,000 इक्विटी शेयर 100 का था ना? हाँ 10 लाख, शेयर सरेंडर 10 लाख का था, राइट? हाँ। तो 10 लाख में से 2 लाख का ये चला गया हाँ। और 78,000 का ये चला गया, राइट? सो 722 बचेगा। हाँ। So 7,22,000 should be the share surrender account debit to capital reduction, हाँ सर। बराबर। और बाद में हमको कैपिटल रिडक्शन जो बैलेंस आएगा वो नॉर्मली राइट ऑफ होके नॉर्मली बैलेंस खत्म हो जाता है, बट बचता है बैलेंस तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ बैलेंस बचा है आपका? उसके बाद का 722 आ रहे के बाद में कुछ बैलेंस बचा है कैपिटल रिडक्शन का, अगर देखें तो देख सकते हैं। लेकिन एक बार पहले अपन देख लेते हैं इन्होंने आंसर में क्या निकाला है, सो दैट आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। शेयर सरेंडर हो गया, ये देखिए कैपिटल रिडक्शन, हाँ शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया 722, बराबर बराबर 722 फाइनली हो गया। 7,22,000 हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनाया है। कौन सा अकाउंट बनाया है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बात एक ही है, हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बना सकते हैं और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना सकते हैं, इट्स अप टू अस। ओके, परफेक्ट। नाउ जो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट और बताइए मेरे को कि कितना कैपिटल रिजर्व का बैलेंस तुम्हारा आ रहा है। अकॉर्डिंगली हम मार्क नक्की करने वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर उसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा, तो हो सकता है तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस ना बच रहा हो, उल्टी कम पड़ रहा हो सकता है। इसलिए मैंने किया ही नहीं हुआ। क्योंकि आपने क्या है वहां पर अमाउंट जो है ना एकदम नजदीक आ रहा है इसका, खाली कैपिटल रिजर्व में 11,000 का बैलेंस आ रहा है। वो कैसे आएगा? तो हमारे सामने यहाँ पर है 722 के हिसाब से कैपिटल रिजर्व में चला गया, और भी कहीं और आए होंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के हम नक्की कर सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बैलेंस हमारा बचेगा। तो ऐसे 11,000 फाइनली लास्ट का बैलेंस बच रहा है जो हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 11,000। आ गया तुम्हारा 11,000 अभी? हाँ अभी आ जाएगा, अगर मैं वो टेबल पूरा अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड। यस सर। तो मैं अभी नाश्ता कर लूँगा थोड़ा सा नाश्ता। अच्छा, तो क्वेश्चन 6A, 6 का ए जो है वो किससे रिलेटेड किया आपने? 6 से एक सेकंड, ये आई थिंक इसका आ गया ईपीएस और ये सब। हाँ तो Yes. मैंने नहीं किया सर। क्यों? मुझे याद नहीं आ रहा सर कैसे करना है। तो मैं अरे आगे ऐसा कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भूल गया? हाँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा था सर उस टाइम पे। तो मैं आगे बढ़ गया, फिर मैं आगे जाके फीस खत्म किया, फिर तक खत्म किया।
तो फिर आपने 6 ऑप्शन में छोड़ा है क्या? नहीं सर। तो 6 का बी किया है? हाँ, तो 6 का बी किया है मैंने। अच्छा चलिए 6 का ए डिस्कस करते हैं, फिर बी पे पहुंचते हैं, ठीक है? एक बार 6 का ए रीड करो जरा। On 1st April 2019, a company had 6 lakh equity shares rupees 10 each. Rupees 5 paid up by all shareholders. On 1st September 2019, the remaining rupees 5 was called up and paid up by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. Okay. The net profit for the year ended 31st March 2020 was 21,96,000 after considering dividend on preference share and dividend distribution tax on such dividend totaling to 3,40,000. Okay. You are required to compute basic EPS for the year ended 31st March 2020 as per accounting standard 20 EPS. परफेक्ट। तो डायरेक्ट बेसिक ईपीएस निकालना है, और बेसिक ईपीएस का सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ सर, वो मैं वेटेड एवरेज भूल गया था। बस अभी प्रॉफिट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, बराबर। रुपीज 5 पेड अप ऑल शेयर होल्डर ऑन 1st September 2019, द रिमेनिंग 5 रुपीज बाय कॉल्ड एंड द पेड ऑल बाय शेयर होल्डर एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 इक्विटी शेयर। तो ठीक है, तो अब ऐसे केस में 6 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें से एक ने नहीं दिया है, बाकी के सबने पैसे दे दिए। हाँ सर। और सारे के सारे शेयर होल्डर एक जैसे ही हैं, यस सर, बराबर। प्रॉफिट कितना है इनका? प्रॉफिट 21,96,000 का है। हाँ सर। तो निकाल दो फटाफट। अब इसमें से माइनस हो चुका है ना ऑलरेडी 3,40,000। हाँ सर। तो 21,96,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो बेटा, अभी नंबर ऑफ शेयर कितना आता है बताओ? 2196 डिवाइड बाय व्हाट? 540। 540 क्यों बेटा? उसमें से नंबर ऑफ शेयर बेटा अभी लेने पड़ेंगे ना अपन को। हाँ वही। तो बेटा अभी शेयर में से 5 लाख शेयर तो है, 6 लाख शेयर जो है वो हाफ तो पूरे साल के आएंगे। हाँ सर। और जो बचे हुए 6 लाख हैं जो कि हाफ बचे, उनको हम खाली उतने पीरियड के ले लेंगे जितने पीरियड के हमको पैसा मिला है। क्या सर? जैसे आपके सामने 6 लाख शेयर जो हैं, हाँ, उनको 5 रुपए के हिसाब से तो पूरे साल का लेंगे। हाँ सर। और फिर बाकी 5 रुपए के हिसाब से हम लोग खाली उतना महीने का लेंगे जब से हुआ है 19 से लेके। हाँ, सितंबर से लेंगे, बराबर। और जो 60,000 शेयर हैं उनका पैसा हमको मिला नहीं है। हाँ सर। तो उनको हम जो है वो नहीं लेंगे। तो 60,000 नहीं लेंगे हम लोग, मतलब 60,000 का सेकेंड हाफ नहीं लेंगे। जैसे आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? देखो 6 लाख का 5 रुपीज इंटू 12/12 पूरे साल का हो गया, ठीक है? 30 लाख। कितना आया? 30 लाख। 30 लाख इंटू 5 रुपीज डिवाइड बाय 12 इंटू सितंबर ना, तो सितंबर। अच्छा 5/10 कर दो, तुमको नंबर ऑफ शेयर चाहिए ना, 5/10 कर दो, क्योंकि अपन को अमाउंट नहीं, अमाउंट नहीं चाहिए, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो 3 लाख हो जाएगा इंटू 5/10, क्योंकि अपन ने क्या है शेयर जो है वो हाफ अभी मिल चुका है अपन को। सर टोटल करके फिर डिवाइड बाय 10 कर दूंगा जो टोटल आएगा बाद में। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ, तो पहले 30 लाख लिख लो, फिर आपको बाद में अपन डिवाइड कर देंगे 10 का। डिवाइड बाय 12 इनटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 7। अब 5,40,000 इंटू ये जो शेयर हैं वो 5 रुपए के मिले अगेन, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 1 सितंबर से, राइट? तो 5,40,000 लेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि 60,000 ने पैसे दिए ही नहीं ना। हाँ सर। तो उनको छोड़ देंगे। ओके, तो 540 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 6/12 इंटू 7 ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी 1 सितंबर 7/12। हाँ, तो 4575 आएगा डिवाइड बाय 10। कितना आता है? 4575 डिवाइड बाय 10 4575 तो कितना हो गया? तो ईपीएस हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 457500 6.47।
ये आ रहा है 1575, तो 4575, 4,57,500 हाँ सर 4575 बराबर। हाँ सर अच्छा, लेकिन ये 540 जो है उन्होंने 5 रुपए बाद में दिए हैं, राइट, और 5 रुपए पहले दे दिए थे, हाँ सर बराबर। तो 557 आना चाहिए, 457,500। 457,500 यस, 457,500 डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाता है, 4.8 आना चाहिए। 6.47 आ रहा है। क्यों? 29,60,000 डिवाइड बाय एक मिनट में 21,96,000 सॉरी 21,96,000 डिवाइड बाय 4575 21,96,000 डिवाइडेड बाय 4.8 सर 4,57,500, 4.8, 8 परफेक्ट, बराबर है। हाँ सर तो ऐसे करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके सो आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं थी, आप आराम से कर सकते थे, यस सर बट आई डोंट नो क्यों नहीं किया है। वो मुझे समझ नहीं आया क्या करना था उसमें। क्योंकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर मतलब होता है जब जब पैसा आया है उसके हिसाब से बेट देना है। ओके वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, जब जब पैसा आया है उस हिसाब से बेट देना है, हाँ वही बराबर। तो उसके हिसाब से बेट देंगे तो हमको समझ जाएगा कि अभी हमारा स्टार्टिंग का 5 रुपए जो आया है वो पूरे साल भर चला है, लेकिन बाकी का 5 रुपए जो आया है वो नेक्स्ट 7 मंथ के लिए आया है, यस सर लेकिन 7 मंथ के लिए आया उसमें से 60 हमने नहीं दिए तो उनको छोड़ देंगे भैया। अभी उनका शेयर अगर फॉरफिट कर लिया होता तो उनको बिल्कुल ही हटा देते अपन, ओके लेकिन उनको अपन ने बाद में कुछ चांस देंगे, जो भी होगा वो सिस्टम देखेंगे आगे। ओके, सो बेसिक ईपीएस बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डाइल्यूटेड मांगा होता तो फ्यूचर में जो और चेंज होने वाला है उसको इम्पैक्ट और देते हैं हम लोग, वही और फ्यूचर का इम्पैक्ट डाल के फिर जो शेयर निकालते हैं, अगर वो ईपीएस जो निकलता है वो अगर 4.8 से कम निकलता तो हम बोलते हैं हमारा ईपीएस डाइल्यूटेड हो गया। यस सर ओके, गॉट नाउ 6B, बी किया हाँ तो वो तो आ गया। क्या है, ये बी का क्वेश्चन क्या है? The financial statement of Alpha Limited for the year 2019-2020 were approved by the Director on 15 July 2020. The suit against the company's advertisement was filed by a party on 20th April 2020 claiming damage for 25 lakhs. Okay, when it is filed? Is it filed by on 20 April? Yeah. Okay. The terms and conditions for acquisition of business for another company had been decided on March 2020, but the financial resources were arranged in April 2020 and amount invested was rupees 50 lakhs. Okay. Check of cash rupees 5 lakhs by the cashier on 31st March 2020 was detected on 6th July 2020. Okay. The company started a negotiation with the party to sell immovable property for rupees 40 lakhs in March 2020. The book value of the property is rupees 30 lakhs on 31st March 2020. However, the deed was registered on 15th April 2020. Okay. A major fire had damaged the assets in a factory on 5th April 2020. However, the assets were fully insured. With reference, AS4 state whether the above mentioned events will be treated as contingencies, adjusting event or non-adjusting event occurring after the balance sheet date. Excellent. तो ये AS4 का क्वेश्चन उसने पूछ लिया है, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंट स्टैंडर्ड 4 क्या बोलता है? कंटिंजेंट एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हाँ सर। क्या बोलता है? कंटिंजेंट, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग आफ्टर बैलेंस शीट। नो, उसका नाम है कंटिंजेंट एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है। हाँ सर। जिसका रूल होता है कंटिंजेंट होगा अगर वो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर एग्जिट है तो, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर वो एग्जिस्ट है तो क्या मानेंगे उसको? कंटिंजेंट। बट उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए 31 मार्च तक, तो ही वो कंटिंजेंट है, क्योंकि डिक्लेयर हो गया रिजल्ट तो कंटिंजेंट किस बात का? तो अगर 31 मार्च के दिन इवेंट इनकर्ड हो चुका है पर उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसको कंटिंजेंट माना जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर वो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, जिसका मतलब होता है उसको प्रीवियस ईयर का आइटम माना जाएगा, ना कि नेक्स्ट ईयर का आइटम।
माने क्या कंडीशन हुई कि कंटिजेंट होना भी जरूरी है और उसका जो रिजल्ट है वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर डिक्लेयर हो जाता है तो वो एडजस्टेबल इवेंट बनेगा, Yes, sir. अदरवाइज वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा। खाली फुटनोट में दिखा सकते हैं, अदरवाइज दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, sir. तो आपने ये कर लिया है, बताइए मेरे को आंसर जरा इसका, क्या क्या आंसर है तुम्हारा? तो पहले वाले का तो मैंने लिखा है कि इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वेरी गुड। रीजन? सेकंड वाला इज एडजस्टिंग इवेंट। पहले वाला नॉन एडजस्टेड क्यों है? तो क्योंकि एक सेकंड का क्वेश्चन था, बोर्ड का अप्रूवल आया है 15 जुलाई को। तो पहले तो इट हैपेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो उसका कुछ एक्सीलेंट, सबसे पहला रीजन वही हो गया, हैपन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसके लिए वो चीज एडजस्टेबल इवेंट होने का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एडजस्टेबल इवेंट होने के लिए ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट इट्स मस्ट बी कंटिंजेंट, बराबर? वो बैलेंस शीट के रिटर्न कंटिंजेंट होना जरूरी है। तो सेकंड वाला एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, सेकंड वाला एडजस्टेड इवेंट है। व्हाई? So because it had the acquisition had been decided on March by March 2020, तो वो चीज डिसाइड हो चुकी थी मार्च 2020 तक। बट इससे अपने स्टेटमेंट में फर्क क्या पड़ेगा? तो इससे हमें हमारे स्टेटमेंट में ये फर्क पड़ेगा, हम लोग जो असेट्स लेने वाले उन लोग के और जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा हमारे बुक्स में। तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ी दिखा सकते हैं, जब तक इन्वेस्टमेंट किए नहीं है, जब तक इन्वेस्टमेंट दिखा कैसे सकते हैं? जब हम लोग बता ओके इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को दिखाना, मतलब बेसिकली अपन इसको फुटनोट में दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई एबनॉर्मल हैपनिंग तो हो। अब ये तो सीधा सीधा हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट हमने कब किया है? तो अदर कंपनी हैज बीन डिसाइडेड बाय मार्च बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज एंड अप्रैल 2020 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन 50 लाख। तो इसमें कोई रिस्क थोड़ी है जिसको हमको कोई ऐसा दिखाने की जरूरत है कि भाई ये प्रीवियस ईयर का आइटम बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप समझे? एडजस्टमेंट दिखाने तो पड़ेंगे ना, जो असेट्स और लायबिलिटीज हम लोग लेने वाले हैं। यस, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि हमको ऐसा एडजस्टेबल इवेंट करके दिखा देना है कि भाई ऐसा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी आंसर में एडजस्टेबल इवेंट दिया हुआ है। इनका आंसर मैं रीड करता हूं। सेकंड, फर्स्ट नॉन एडजस्टमेंट है, सेकंड उन्होंने एडजस्टमेंट बोला है। उन्होंने बोला है इन द गिवन केस टर्म एंड कंडीशन एक्विजिशन बिजनेस वर फाइनलाइज्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट and carrying out before the closing of the books of account, but transaction of payment and financial sources was effected on 1st April 2020. Hence, necessary adjustment of assets and liabilities are acquired of business is necessary in the financial statement for the year ended 31st March 2020. बेसिकली उनका बोलना ऐसा है कि आप जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो प्रीवियस ईयर में कर दीजिए, जैसा आप बोल रहे हो कि उसको एडजस्टेबल मानना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टेबल मानना इसलिए जरूरी है कि वो 31 मार्च के दिन इनकर्ड हो चुका है। लेकिन उसके वजह से कोई प्रॉफिट लॉस में फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमारा उस शेयर का भाव एकदम कम हो गया है, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, सो एडजस्टमेंट है तुम्हारा, एकदम बराबर आंसर बोला आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो आपने एडजस्टेबल बोला, बराबर आंसर है आपका, एडजस्टेबल इवेंट, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट। The next thing, क्वेश्चन 6 का बी का थर्ड पार्ट। हाँ सर, एक्सेप्ट ऑफ कैश वाला सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। व्हाई? So because वो हुआ तो 31st मार्च को, पर किसी आइडिया नहीं वो हुआ है, and people got to know in 16 July 2020. Excellent. So this happened after balance sheet was approved by the board of directors. यस, मतलब जो एक्चुअल में देखा जाए तो जो इवेंट है वो तो 31 मार्च के दिन हो चुका है, क्योंकि हमको ये तो पता चल चुका है कि कैश लॉस हो गया। लेकिन डेट हमारे अप्रूवल डेट के बाद हुआ है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है, जो अप्रूवल के बाद में हुआ तो भी नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंटिजेंट तो है, लेकिन एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं। बराबर, सो नॉन एडजस्टेबल इवेंट हो गया। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, रीजन? तो बिकॉज इन लोग ने टैक्स, मैंने यहाँ पे एडजस्टिंग लिखा हुआ है, तो मैंने जब ये पढ़ा ना वापस से, तो मेरे को भी जस्ट याद है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। रीड करोगे फिर से? So the company started a negotiation with a party to sell an immovable property for rupees 40 lakhs in March 2020. The book value of the property is rupees 30 lakhs on 31st March 2020.
However, the deed was registered on 15th April 2020. वेरी गुड. इन्होंने बात करना चालू किया मार्च में, but they haven't yet approved it कि ये होगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बेसिकली इन्होंने बात करना चालू किया, इसकी जगह ऐसा लिखा हो गया होता कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. हाँ, तो हम लोग इसको एडजस्टिंग. हाँ, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डीड हुआ है वो कभी भी होगा, वो चलेगा. आर यू अंडरस्टूड? ओके, तो ये नॉन रजिस्टर्ड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट. So next one is a major fire damage in a factory 5th April 2020. However, the assets were fully insured. So ये non-adjusting है. वेरी गुड. बाय. So because ये जो fire हुई है ये after balance sheet date है. So it wasn't there during the current year. एक्सीलेंट. तो इसके लिए नॉन एडजस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि ये फायर हुआ जो है वो बाद में है. इसके लिए हमारा वो उसके अंदर नहीं आ रहा है. लेकिन अगर हमारी फैक्ट्री में फायर हुआ और हमारे लिए गोइंग कंसर्न खतरे में होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा फुली इंश्योर है तो हमको टेंशन नहीं है. लेकिन अगर गोइंग कंसर्न खतरे में होता तो हम बोल सकते थे कि एडजस्टमेंट हो जाएगा, और उस केस में सामने वाले को फिर हाँ, मतलब फिर हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में, इसलिए हम उसको एडजस्टमेंट बना सकते हैं और अपन अपने फुटनोट में दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है. वेरी नाइस. इसके और में भी दिया, उसको तो आपने फिर किया नहीं होगा. तो मैंने और वाला पार्ट देखा ही. वेरी नाइस. कोई बात नहीं है, क्योंकि और वाला पार्ट जो है वो AS 19 का है, वो भी बहुत मतलब अच्छा सम है, लीज के ऊपर है. बट एनीवे आपने फैला कर लिया तो चलेगा. और इसमें आपको मार्क्स कितने देने हैं वो भी सुन लीजिए. ये वाले क्वेश्चन में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेने हैं. तो नहीं, मेरा एक रॉन्ग है इसमें, मैंने एडजस्टिंग में लिखा हुआ है. अच्छा, एक एडजस्ट लिख दिया आपने, बोला लेकिन बराबर आपने मेरे को. हाँ, मेरे को मैंने क्वेश्चन पढ़ा वापस, तब मेरे को एकदम समझा कि हाँ ये नहीं है नॉन एडजस्टिंग. कोई बात नहीं. चलिए, तो ये कितने मार्क्स का है? 6 का बी पार्ट 5 के है ना. सो आप इसमें 4 मार्क्स ले लीजिए. ओके सर. ठीक है. और एक तो आपने छोड़ ही दिया है. हाँ सर. ठीक. नाउ सी पार्ट. लिक्विडेटर वो तो आ गया मुझे. वेरी गुड. क्या था इसमें? तो हम लोग को लिक्विडेटर को कितना पैसा देना है? अच्छा, रेम्यूनरेशन टू यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल रेम्यूनरेशन टू पेबल टू लिक्विडेटर. कैलकुलेशन शैल बी मेड इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द रुपीज. कितना अमाउंट आया आपका आंसर बेटा? तो मुझे आया है 104,250. 104,250. ओके, एक बार चेक कर ले. 104,250. हाँ देखो, वही देख रहा हूँ मैं अभी. कैलकुलेट टोटल रेम्यूनरेशन. 91,505. 91,505 आया इनका टोटल रेम्यूनरेशन. वाई? एक सेकेंड. 925 लाख माइनस 25,000. तो पहले हम लोग प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को पे करते हैं ना, देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ना. यस, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर असेट्स हमको उसी को बेच रहे हैं जो असेट्स हमारी सिक्योर्ड है, तो उस केस में पहले सिक्योर्ड उनको देना पड़ेगा. हाँ, तो वो तो ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर यहाँ पे हम लोग पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करेंगे, फिर उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करेंगे. जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड के लिए रहेगा ना. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर वो असेट्स को बेचा जा रहा है जो सिक्योर्ड असेट्स के अगेंस्ट में मॉर्गेज रखी है. ओके सर, मैंने गलत कर दिया इसमें. मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें असेट रियलाइज और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जितना पे करना है ना लिक्विडेटर को, उसका रेम्यूनरेशन, वो मैंने इसमें माइनस नहीं किया अपने कैलकुलेशन में. ओके ओके, एक बार जरा क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या है स्पेशल? Question is, the liquidator is entitled to receive remuneration at 2% on assets realized, 3% on amount distributed to preferential creditor, and 3% on the payment made to unsecured creditor. Okay. The asset realized was 25 lakh, against which payment was made as follows. Liquidation expense, secured creditors, preferential creditors. Okay. The amount due to unsecured creditors was rupees 15 lakh. You are asked to calculate the total remuneration payable to liquidator. Calculation shall be made to the nearest multiple of rupee. बराबर. तो क्लियर है बेटा. यहाँ तो अभी लिक्विडेटर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उस पर तो कुछ लेना नहीं है.
तो मैंने गलती ये कर दी, मैंने वो जो रेम्यूनरेशन का जो पार्ट जो हमने असेट रियलाइज का जो उसको मिलता है रेम्यूनरेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिट को जो मिलता है वो मैंने माइनस किया इसमें से, और मैंने वो माइनस नहीं किया इसलिए मेरे को 9 लाख आया, और 9 लाख का मैंने 3% ले लिया फिर। अच्छा, जबकि हम लोग को 9 लाख माइनस 50 माइनस 2250 करना था, जो अमाउंट आती उसको डिवाइड बाय 103 इंटू 100 करना था, उसमें इंटू 3% क्योंकि लेना था। ओके, तो अभी देखो, अभी लेके देखो कितना आता है, अभी करेक्ट आता है क्या? माइनस 2250 ना, 250 डिवाइड बाय 103 इंटू 3 24691 प्लस 2250 प्लस 50,000 प्लस 25,000। I'm not wrong. 101941 आ रहे हैं मुझे। आप कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअली में, 91505 आ गया। हाँ सर। वेरी गुड, बताओ जरा डिटेल बताओ मेरे को। तो मैंने क्या किया, जो टोटल असेट रियलाइज्ड है उसके ऊपर सीधा 2% लगा दिया, व्हाटएवर असेट्स रियलाइज्ड उसके ऊपर सीधा 2% लगा दिया, दैट इज 50,000। एक पहला अमाउंट आ गया, 50,000 आ गया। ओके, क्रेडिट जो 75,000 उसके 3% लगाया तो 2250 आ गया। बराबर 75,000 जो है प्रेफरेंस क्रेडिटर्स उसने क्लियर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर सीधा 3% लगा देना है, उसने बोला है। हाँ सर। तो 2250, अभी व्हाटएवर पेमेंट बैलेंस रिमेन उसके ऊपर हमको ये देखना है कि हमारा भी पैसा काटना है रेम्यूनरेशन, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी देना है। हाँ सर। तो इसका मतलब आफ्टर दैट अमाउंट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 25 लाख व्हाटएवर बैलेंस रिमेन विल बी गिवन टू 3% ourselves and remaining to the unsecured creditors. Yes, sir. तो इसके लिए रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है, कितनी अमाउंट है रिमेनिंग? 14 लाख। It be 14 lakh minus 50,000 minus 225. So 13 lakh 47,750. एक्सेलेंट, उसको आपने 3/103 कर दिया, Into 3 divided by 103. परफेक्ट। सो 39,255, हाँ, plus 2250 plus 50,000 91505 आ जाएगा। बराबर। सो फाइनल आंसर कितना हो गया? 91505। एक्सेलेंट, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया आपका। हाँ सर। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। हाँ सर। आपने क्या क्या बराबर निकाला इसमें? असेट रियलाइजेशन और प्रेफरेंशियल क्रेडिट। तो आप 2 दे दीजिए अपने आप को, 2 मार्क्स। ओके। हाँ सर। ये आपने मिस्टेक जो है ऐसे ही अपने हाथ से कर दी, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो आपसे मिस्टेक नहीं होती। हाँ सर। क्योंकि क्या है, आप जल्दी जल्दी घाई घाई में रहे होंगे इसको। आपको टाइम कम पड़ा था क्या पेपर के लिए? नहीं सर, मेरा हाँ थोड़ा कम पड़ा था सर। हाँ, तो स्पीड को बढ़ाना है बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ों का यही पर्पज होता है, हम लोगों को पता चले कहाँ मिस्टेक हो रही है और उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, डी नंबर बताइए फटाफट। तो ये तो हमारा वो है ईसॉप। ईसॉप वेस्टिंग पीरियड वाला है कि नॉर्मल वाला है? नॉर्मल वाला। एक ही साल में खत्म। हाँ सर। तो कितना आया इसका आपका आंसर? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना आया? 4,80,000। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 4,80,000। यस सर। ओके, और फाइनली एक्सरसाइज करने वाले सब लोग थे? तो नहीं सर, 1200 लोगों ने एक्सरसाइज किया था। बराबर, तो एम्प्लॉय एक्सपेंस आ गया 480, और एक्सरसाइज करने वाले लोग हो गए 6 लाख कैपिटल आ गया, और 16,80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, राइट? वेरी नाइस, ओके। और एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस ये तो 4,80,000 बोल रहा है। हाँ 480 है, राइट? हाँ 4,80,000। 480 बराबर है, तो इसमें आप पूरी में से पूरी मार्क्स ले सकते हो। यस सर। ठीक है, और कौन सा किया? बस हो गया। क्वेश्चन 1 किया होगा ना? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो ऑप्शन में छोड़ दिया, राइट? हाँ ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या क्या किया? सर। सब कुछ वेरी गुड। क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला रह गया था डी। टाइम कम आया उसके वजह से। हाँ, टाइम की वजह से। आपने 15 मिनट रीडिंग टाइम भी लिया? हाँ सर। 15 मिनट रीडिंग टाइम लिया? हाँ लिया सर, 145। वेरी गुड। 15 मिनट रीडिंग टाइम में क्या किया आपने?
तो मैंने स्टार्टिंग के जो सारे ऑप्शनल वाले होते हैं उन सबको पहले खत्म किया पढ़ के। अच्छा, तो सारा ही पेपर रीड कर लिया आपने, राइट? हाँ, जबकि मैंने आपको क्या सिखाया था, खाली तो पहले क्वेश्चन 2 रीड question करना 2 है, अगर 2 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 रीड करना है। हाँ, तो मैं 3 रीड किया था पहले पूरा, फिर बाद में 3 के बाद मुझे टाइम बचा तो मैं बाकी सारे क्वेश्चंस कर रहा था फिर रीड। बट 3 आपको ऐसे रीड करना है जैसे सॉल्व ही करना है। 3 के भी 2-3 पार्ट थे ना। ओके 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 ओके। मतलब आपको कैसा है, 3 क्वेश्चन माइंड में सॉल्व कर लेना है इधर, जिससे क्या है एग्जाम में जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली। हाँ सर। सो उस हिसाब से आप करिए, तो आपको क्या है फिर वो मतलब टाइम जो है आपका कम भी नहीं पड़ेगा आपको, और आउटपुट इफेक्टिवली आएगा। ओके ओके ओके, यस सर। चलिए अब वन का ए के अंदर 2 पार्ट दिए हैं, क्या 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 है बेटा? सारे किए मैंने सर। सारे किए। AS 18 का है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, हाँ सर। आया? हाँ सर। ओके, सेकंड पार्ट किसका है? सर वो रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, वो भी रिलेटेड पार्टी है। तो आपने क्या डिस्क्लोजर दिया इसमें रिलेटेड पार्टी का, कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? सर फर्स्ट वाला है हम्म, because he had he could influence the decisions of the company. Okay. Therefore, he is a related party. ओके, Second वाला भी जिसने ये बोला है till the point where till the point they have the relation of related party. After that, when the relationship is gone, it won't be disclosed as a related party, even though they exchange goods. ओके, हाँ सर। वेरी नाइस। तो दोनों ही आंसर आपके थ्योरिकल वे में आपने बराबर लिख दिए हैं, हाँ सर। और उसके हिसाब से आप इसमें एवरेज मार्क्स ले सकते हो। कितने मार्क्स का ईच है ये? 5 marks. हाँ, तो इसमें आप 3 मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट, Yes sir. न्यू एरा पब्लिकेशन। ये 9. हाँ, बी पार्ट, बी हाँ सर वही AS9. AS9 के ऊपर है। हाँ ओके, आया? सर एक सेकंड वही देख रहा हूँ मैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, जरा रीड करो क्वेश्चन एक बार। New Era Publication publishes a monthly magazine on 15th of every month. ओके, It sells advertising space in the magazine to advertisers on the terms of 80% sale value, payable in advance, and the balance within 30 days of the release of the publication. ओके, The sale of space for the March 2020 issue was made in February 2020. The magazine was published on its scheduled date. It received 240,000 on 10/3/2020 and 60,000 on 10/4/2020 for the March 2020 issue. Discuss in the context of AS9 the amount of revenue to be recognized and the treatment of the amount received from advertising for the year ending 31/3/2020. What will be the treatment if the publication is delayed till 2/4/2020? एक्सेलेंट। देखो, बेसिकली रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज वंस इट इज कंफर्म, Yeah. और वी हैव रीजनेबल सर्टेनिटी टू गेट इट। Yes. तो अब यहाँ पर हमारा पब्लिकेशन जब तक नहीं हो जाता हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन हमारा कभी हो गया, तो वो बोल रहे हैं पब्लिकेशन हमारा 31 मार्च के दिन हो गया। अब 31 मार्च के दिन अगर पब्लिकेशन हो चुका है तो पैसा भले बाद में मिले, जो रेवेन्यू है वो तो 31 मार्च के ही माना जाएगा। Yes, sir. तो ऐसे केस में 2,40,000 हमको 10 मार्च तक मिल चुका है और 60,000 हमको 10 अप्रैल को मिला है, जो कि 31 मार्च के लिए है। तो डेफिनेटली उस इनकम को हमको 31 मार्च की इनकम ही माननी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने पब्लिकेशन दे दिया उसी दिन हमारी इनकम पक्का हो गई है। तो पब्लिकेशन देने का डेट क्या है वो अगर हमको पता है तो उस डेट को ही हमको इनकम मान लेना चाहिए। जैसे अभी इनका जो दिया हुआ है इसके अंदर सी नंबर है ना, नहीं बी नंबर है, बी रेवेन्यू। वो बोलते हैं कि द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस ऑन 10/3/2020 2,40,000 विल बी कंसीडर एज एडवांस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक मंथ पहले मिल जाता है। Yes, sir.
तो अभी वो 15th को अपना कर रहे हैं ना अपन, पब्लिकेशन 15th को कर रहे हैं ना, 15 मार्च। तो उसके हिसाब से 15th मार्च को हमने जो पब्लिकेशन किया है, अगर वो 3 लाख रुपीज 15th मार्च के पब्लिकेशन के लिए है तो मार्च में ही एलोकेट होना चाहिए। यस सर। लेकिन अगर वो 15 अपन को जो रिसीव हुआ है अमाउंट, वो अगर 15 अप्रैल के पब्लिकेशन के लिए है तो वो 15 अप्रैल को रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ सर। तो अब ऐसे केस में हमको देखना पड़ेगा कि पब्लिकेशन कब हुआ है। पब्लिकेशन मार्च में होता है। तो मार्च में हुआ तो हमको रिकॉर्ड 3 लाख एंटायर इनकम मार्च में ही कर लेनी चाहिए, ऐसा उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है। ओके ठीक है, तो बट हम लोग को 60,000 मिला है, वो हम लोग भले अप्रैल में मिला है बट हमको रिकॉग्नाइज उसको मार्च में ही कर लेना है। ओके फाइन। बराबर। यस सर। और जो अमाउंट है रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस वगैरह जो है, वो अमाउंट को हम लोग, अगर वो बोलता है कि 2 अप्रैल को हमने अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है, हाँ सर। जैसा लिखा है देखो 2 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट दिया है और करके, हाँ सर। हाँ, तो उस केस में हम उसको रिकॉग्नाइज नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि जब अपना एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट ईयर में गया है तो इनकम भी नेक्स्ट ईयर की मानी जाएगी। एग्जैक्टली। और वॉट एवर वी हैड रिसीव ऑन मार्च विल बी कंसिडर एडवांस हाँ फॉर मार्च। ओके। हाँ। बराबर। लेकिन आंसर लिखने का तरीका मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको 3 स्टेप में बताया है, वो तीनों स्टेप में आपको आंसर लिखना है। बताइए जरा कौन कौन सी 3 स्टेप होती हैं। तो पहले तो हम लोग बताएंगे AS9 क्या है। वेरी गुड। फिर उसके बाद में वी टेल रिलेटेड टू दिस की क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देन वी टेल व्हाट्स आवर ओपिनियन। वेरी गुड, मींस एक्सप्लेन द प्रेजेंट क्वेश्चन। या और लास्ट कंक्लूजन, स्टेप 3 द कंक्लूजन वेयर वी मेंशन व्हाटएवर फाइनल डिसीजन। या बराबर। यस सर। परफेक्ट। सो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 3 स्टेप में सम सॉल्व करना है। वो तीनों स्टेप का नाम हुआ, सबसे पहला स्टेप वी हैव टू मेंशन accounting standard name, number and rule related to that. हाँ सर। Step number 2, explain the present question where we can elaborate the question, and step 3 we have to write the conclusion, that is whatever our final answer that we have to write. If we are 100% sure then we write a straightforward answer, otherwise we write diplomatic answer. यस सर। बराबर। सो यहाँ पर अगर आंसर लिखना हो तो आपने जो लिखा है उसके हिसाब से एक बार ओरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेइंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट्स सर्टेनिटी इज अराइज और इट्स अक्रूड और इट्स अर्न, whether we had received amount or not, but we should record it on when it's accrued or due, right? In case of magazine we should recognize when magazine is published. Then step number 2 in the present question, the magazine are published on 15th of each month, so we assume that 15th of March it's going to publish. For that we had received 2,40,000 advance and 60,000 on 10 April. Therefore entire amount should be, अब step 3 चालू हो जाएगा, that is recognition. Therefore entire amount should be recognized on the balance sheet date, that is 31st March, entire 3 lakh. बराबर. And then in second case, if the publication is delayed and 2nd April we had published, then it's become the income of the next year. Then on 31st March we should show as advance, and the next year we should show it as income because it's published on the next year. That's why income is considered for next year. Yes sir. Okay. Got it sir. Perfect. Next. तो नेक्स्ट तो आ गया मुझे वो आंसर कॉन्ट्रैक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट का था। हाँ सर। कितना आंसर आया तेरा? You are required to 1,40,000 to be taken to PNL. 1,40,000. 14 lakh, sorry, 14 lakh to PNL and Okay. 3,50,000 to be made as a provision. 3,50,000. हाँ। अच्छा, इनका देखते हैं जरा। इन्होंने दिया है 3,50,000 का प्रोविजन And 14 lakh PNL. एंड 14 लाख PNL. एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है AS7 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका आंसर भी आपको एज पर स्टेप 1 2 3 लिखना है, थोड़ा थोड़ा एलेबोरेशन स्टेप 1 2 3 का भी करना है। हाँ सर। नेक्स्ट। तो वो नहीं आया मेरे को, मैंने वो टाइम के नहीं कर पाया। अच्छा, डी पार्ट आपको टाइम की वजह से नहीं आया, लेकिन आप कर सकते थे, ऐसा आपका मानना है, राइट? जरा रीड करो क्वेश्चन। हाँ, ये तो इंटेंजिबल है ना, अमोर्टाइजेशन वाला। अच्छा,
हाँ सही है, इजी है। Easy ये हम है? लोग उसका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है वो हम लोग इसके इन पे बांट देंगे जो इनका प्रॉफिट है। वेरी गुड, यानी कि जो इनका फ्यूचर कैश फ्लो है उसी रेशियो में हाँ, उस अमोर्टाइजेशन अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो हमारा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यस सर, बराबर। लेकिन ये आपने Yes. सॉल्व नहीं किया तो मार्क्स डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सी नंबर हाँ, में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 5 आउट ऑफ 5, बिकॉज प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। यस और ES 9 में आप 5 में से 4 ले लीजिए और पहले वाले में 3 ले लिया है। नाउ यू कैन टेक द टोटल, क्योंकि क्वेश्चन 2 आपने ऑप्शन में छोड़ दिया है। बराबर। सो यू गेट द आइडिया हाउ मच मार्क्स यू विल गेट। 11, 16, 19, उसमें कितना दो? रिकंस्ट्रक्शन वाला जिसमें आपने एक रॉन्ग किया था एंट्री, राइट? हाँ, और उस वजह से आपका उसका भी चेंज हो गया था अमाउंट, जो CR का है अमाउंट वो भी चेंज हो गया था ना? हाँ, कितने मार्क्स का था वो? तो ये था 8 मार्क्स का था मेरे ख्याल से। इट वाज 8 मार्क्स का था ना, तो आप उसमें 6 ले लीजिए, 2 मार्क्स 2 एंट्री का कट जाएगा। 27 plus 12, 39, 39 plus 7, 46, हाउ मच? 63. 63, वेरी गुड। अब चूंकि आपने टेस्ट लिखा है, घर पे लिखा है, इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन कर दीजिए 10 मार्क्स का, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है, आपको थोड़ा प्रेशर है, शाम को सोचना पड़ रहा है, और आपको हालांकि इसमें बढ़ भी सकते हैं 10 मार्क्स, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि हमको अपने तरफ से एकदम डाउन टू डाउन जाना है। तो अभी 53 की तुम प्रिपरेशन कर चुके हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन चाहिए एटलीस्ट 80 की, एटलीस्ट 80 की। हाँ, क्योंकि 80 में 10 ऐड भी हो सकता है अगर आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि जो सिस्टमेटिक भी आपको सिखाया है, आप वैसे तरीके से करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस ही रहने वाला है। हाँ सर, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक आपने की हैं, इनसे आपको पहचानना है। जैसे टाइम कम पड़ा, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन अमोर्टाइजेशन वाला था, आपको आता था बराबर से, बट स्टिल यू हैड नॉट सॉल्व, देन हाउ कैन यू गेट द मार्क्स? एग्जैक्टली। तो वैसे आपको फीलिंग करना है, और एक टेस्ट जो है वो एग्जाम ही होता है ऐसा मानना है, तब जाके हम एग्जाम में एक प्रॉपर वे में खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, खुद अपने आप को अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे। और ये सब मॉक टेस्ट का पर्पज यही होता है कि हम एग्जाम जैसा फील कर सकें। यस सर, बराबर। सो यू रियलाइज फ्रॉम दीज मिस्टेक एंड इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट टाइम। बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये मॉक टेस्ट था आपका नवंबर 2020 का, जो मैंने बच्चे के साथ आपके साथ डिस्कशन किया, सो दैट आपको ये फील हो कि मॉक टेस्ट कैसे चेक होते हैं, कैसे आपको अपने आपको परफॉर्मेंस करना है, राइट? सो उस तरीके से आप करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।